नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खराब सौदा में। मैं हूं प्रियंका उपलानंद और मेरे साथ हैं मानसी और अजय। और इस वक्त सबसे पहले चलिए आज के इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक दिन यूपी वर्डिक्ट, 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आने हैं। ऐसे में किस तरह की ट्रेडर स्क्रीन आज दिखाई दे रही है, कैसे इंडिकेशंस आ रहे हैं, अजय से ले लेते हैं इस पर सारा अपडेट। अजय, मॉर्निंग क्या निकल कर आ रहा है आज, तो ट्रेडर स्क्रीन पूरी ग्रीन होगी? गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग मानसी। वेल, यूपी इलेक्शन ऑफ कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसने ट्रेडर स्क्रीन को आज काफ़ी हद तक ग्रीन कर दिया वो है ग्लोबल कमोडिटी कोलैप्स लेड बाय क्रूड ऑयल में ज़बरदस्त फॉल आया ओवरनाइट। हमने कुछ पॉजिटिव कमेंट्री भी देखी रशिया और यूक्रेन से। ये मिलके इतना ज़बरदस्त पोटेंट कॉम्बिनेशन है कि 5-6% ग्लोबल मार्केट चल रहे थे। इनफैक्ट अभी से अगर आप देखिए कैक टैक फुटसी 5 से 7% ऊपर बंद हुए हैं, एज इफ मिड कैप स्टॉक्स हैं ये। यूएस में भी बड़ी हमने तेजी देखी और आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी 300 पॉइंट के गेंस दिखा रहा है। तो ग्लोबल सेटअप इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एफआई सेलिंग अभी भी बरकरार है, लेकिन उसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है। डीआई ऑलरेडी मोर देन इनफ बाइंग कर रहे हैं। कल आपने एसआईपी नंबर देखा, क्या 11,400 के आसपास स्टैटिक है, वो कम नहीं हुआ फॉल के बाद भी। एक अमेजिंग बात है। ये जो आपने एफएनओ में लॉन्ग बिल्डअप देख रहे हैं ना, इसके अंदर एक्चुअली आज की कुंजी छुपी हुई है फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड में, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट्स इन द सिस्टम है और आज का जो गैप अप होगा 300 पॉइंट का, उसमें ये शॉर्ट्स कटेंगे। हम डिम्पी से बात करेंगे, हम आपको लेवल्स भी बताएंगे एक ही मिनट में। बस ये बता दें कि सेंटिमेंट आज पॉजिटिव हो गया है। ये आपको अभी भी नेगेटिव उसके अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली सेंटिमेंट आज पॉजिटिव हो गया है और ट्रेंड लास्ट 2.5 दिन से चेंज होके पॉजिटिव हो गया है। कोई बात नहीं, हम इसको सुधारेंगे, लेकिन हम बात करेंगे डिम्पी से जो सबसे ज़्यादा सुधार देख रहे हैं अपने एफएनओ रेडार पे, है कि नहीं? आज तो दिल खुश हो गया एक्चुअली। बोलूं कई दिनों बाद मेरे को यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप लिखने का मौका मिला और आज एग्जैक्टली वही आप देख भी पा रहे हैं। खैर, मैं जल्दी से स्पीड से सारे आंकड़े आपके स्क्रीन पर लेके आऊंगा। आप एफआईएस के आंकड़ों को तो भूल ही जाइए, 4,000 करोड़ को, क्योंकि उसको हेज कर रहा है बार बार डीआईएस का आंकड़ा जो कि 3,000 करोड़ की बाइंग का है। हमेशा से नीचे आपको मैं दिखाता हूँ इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े, वहाँ पे 1300 प्लस करोड़ रुपए का आपने आंकड़ा अभी देख ही लिया है। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी के अंदर कल हुआ क्या, एग्जैक्टली कल निफ्टी के अंदर कल क्या हुआ, ये खैर वो स्टॉक्स फ्यूचर्स के आंकड़े जहाँ पे आपको कुछ पोजीशंस बनती हुई दिखी हैं। निफ्टी के अंदर एग्जैक्टली कल क्या हुआ है, निफ्टी के अंदर 2.5 लाख शेयरों का बिल्डअप था। कल ताज़ा खरीदारी हुई है, पहली बार ऐसा हुआ अजय कि कल कई दिनों बाद ताज़ा खरीदारी हुई। शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है, ताज़ा खरीदारी। लोगों को लेवल इंटरेस्टिंग लगे और उन्होंने खरीदारी की। हमने नीचे लिखा है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है 16,200, कल इसके ऊपर हम क्लोज करके गए हैं। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है। आप देखेंगे दोनों जो सपोर्ट लेवल है 15,900, 15,780, दोनों के दोनों सपोर्ट लेवल्स के ऊपर जाके बंद हुआ है और बाकायदा आज एक रेजिस्टेंस को ओपनिंग में ही ब्रेक कर देगा जो कि 16,400 है। खैर, निफ्टी के शॉर्ट्स पे आ जाते हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने लेवल्स भी लिखे हैं कि मंदी कहां पे कट गई है और मंदी की शॉर्ट ये एक बार बात करना जरूरी है डिम्पी। जैसे हम सुबह बात कर रहे हैं कि ये जो शॉर्ट पोजीशन कायम है ना 16,400, 16,300, ये पुश करेंगे आज सुबह, ये आज करेंगे बाजार को आधा फर्स्ट आवर ट्रेड में। ये जो शॉर्ट कवरिंग आएगी, शॉर्ट स्क्वीज, जिसको हम सुबह भी बात कर रहे थे निकुंज से, ये शॉर्ट स्क्वीज मार्क करना जरूरी है। एनीवेज 16,400 के अंदर एग्जैक्टली बहुत ज्यादा शॉर्ट्स हैं, तो आज ये बहुत अच्छे से कवर करेगा। और इसका जो ऑप्शंस का डाटा बता दूं, करीब 100 रुपए के आसपास की कॉल है, आज 200 रुपए खुलेगी। आगे आप बैंक निफ्टी का डाटा देख पा रहे हैं, 33,525 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। वीवैम पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनी है। बस बिल्डअप कमजोर है क्योंकि आज गैप होगा तो आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को ये पार करके अब आगे चलता हुआ दिख रहा है। इसके अंदर भी हमने वही लेवल्स देखे हैं कि कहाँ पे मंदी कायम थी और कहाँ पे मंदी कटी है। अजय, यहाँ पे मंदी जहाँ पे कटी है वो 32,500 वाली और 33,000 वाली पे मंदी कट गई है और जो पोजीशंस आज जो स्क्वीजिंग आएगी वो आएगी 33,500, 33,800। आज मान के चलिए 33,500 वाले अच्छा सा बेस बनता हुआ मार्केट के अंदर आपको दिखेगा जरूर। और आप एफएनओ में आप आज का एफएनओ शो जरूर देखिएगा डिम्पी के साथ, क्योंकि वो आपको डिटेल में बताएंगे यहाँ से ट्रेडिंग के मौके कहाँ बनेंगे दोपहर में, क्योंकि सारा गेम अब शॉर्ट टर्म में शॉर्ट स्क्वीज का ही है। धन्यवाद डिम्पी उसके लिए। लेकिन शिफ्ट फोकस करते हैं और हम बात करते हैं ग्लोबल क्यूज के। ट्रिगर कहाँ से हो रहा है ग्लोबल क्यूज, क्या ये परमानेंट है, सस्टेनेबल है? राधिका राव हमारे साथ जुड़ रही है। राधिका, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। इस तरह का पॉजिटिव ग्लोबल सेंटिमेंट हमने बहुत दिनों से नहीं देखा। आप किस तरह से देख रहे हैं? ये देखिए हमारे गेस्ट भी हमारे साथ शॉर्टली जुड़ेंगे, टेक्निकल गेस्ट चिराग कबानी और भी लोग जुड़ेंगे। लेकिन अभी हम राधिका के पास जाते हैं। राधिका, ये जो चेंज इन सेंटिमेंट हुआ है, कंसिडरेटरी कॉन्वर्सेशन शायद आए, क्रूड कोलैप्स किया, आप कितना कंट्रीब्यूशन कौन से फैक्टर को दे रही हैं? हाय, गुड मॉर्निंग।
ये जरूर एक रिलीफ रैली था। आई थिंक जो हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस फॉर इंस्टेंस 110 से 130 सिर्फ ओवर द वीकेंड रैली हुआ था, वो कंसिडरेबल जियोपॉलिटिकल प्रीमियम था उस प्राइस में। उसको हमने अभी इवन आउट होते हुए देखा है, क्योंकि जैसे आपने कहा दी ओपेक मेंबर्स और नॉन ओपेक मेंबर्स के ऐसा लग रहा है कि वो शायद आउटपुट स्टेप अप करें। एट द सेम टाइम यूक्रेन का भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक स्टेप बैक लिया है, कहा है कि वो नेटो का मेंबरशिप शायद फॉलो ना करें। इसकी वजह से रिलीफ रैली सर्टनली हुआ है, बट हमें याद रखना चाहिए कि अभी भी 110 पर तेल पिछले ईयर 2021 के एवरेज से अभी भी 28% हायर है। तो तेल का अभी भी भाव ज्यादा है। आई थिंक वो वीकेंड का जो प्रीमियम था वो निकल चुका है, लेकिन एब्सोल्यूट लेवल पे अभी भी हाई है। तो इसके लिए आगे चलते हुए हमें लगता है ऑफकोर्स अभी 2-3 दिन आई थिंक काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट बना रहेगा। लेकिन रशिया का रिस्पॉन्स क्या है इस होल डेवलपमेंट पे, कि वो वहीं पे रुक जाते हैं फाइट, की वो कॉन्फ्लिक्ट चालू रखते हैं, और यूरोप का रिस्पॉन्स क्या है, आई थिंक ये सब बाकी क्वेश्चन मार्क्स अभी भी हैं। फिर भी सर्टनली आपके पॉइंट के लिए आई थिंक रिस्क, ऑयल डाउन, गोल्ड डाउन और डॉलर भी डाउन हुआ है, जिसकी वजह से काफी सेंटिमेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन हम थोड़े क्वेश्चन मार्क्स अभी भी अनआंसर्ड हैं, उसके लिए हम अवेट करेंगे फर्दर व्यूज बनाने के लिए। क्विकली बस एक पॉइंट आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने फियर्स ये हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी वाले, इन्फ्लेशन वाले फियर्स, अगर कमोडिटी इसी तरह स्लाइड करता चलता रहेगा तो क्या एले होंगे ये फियर्स? तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये जियोपॉलिटिकल अभी जो डेवलपमेंट हुआ है उसके पहले भी तेल वाज हेडिंग हायर, क्योंकि मोस्ट इकोनॉमीज रीओपनिंग हो रहा था, ओपेक अपना सप्लाई ग्रेजुअली ही रिस्टोर कर रहे थे, और ईरान का भी टॉक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। और जो हम इन सब में ये भूल रहे हैं कि हमारा जनवरी फरवरी में हम बात क्या कर रहे थे, हम वो एक बड़ा डेवलपमेंट वो है कि फेड क्या करेंगे इस साल। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि तेल गिरेगा, लेकिन 100 के नीचे नहीं गिरेगा, और एडिशनली फेड, इसका मतलब है कि फेड काफी हॉकिश रहेंगे, और उनका इस साल हमारे इन हाउस एक्सपेक्टेशन है कि वो 5 बार हाइक करेंगे। तो वो सब रिस्क फैक्टर एक्चुअली अभी भी बने हुए हैं। ये जो आपने देखा तेल का रैली फ्रॉम अबाउट 85 काइंड ऑफ लेवल्स ऑल द वे टू 130, वो बहुत ही ब्रीफ पीरियड में वो रैली हुआ है। लेकिन अगर ये क्लियर होता गया तो सर्टेनली वेरी गुड फॉर सेंटिमेंट्स। लेकिन हमें डायल बैक करना चाहिए कि ये जियोपॉलिटिक्स के पहले जो ड्राइवर्स है उनका क्या डायरेक्शन होगा। तो नेक्स्ट वीक फेड मीट कर रहे हैं, उनका लैंग्वेज सुनना भी इम्पोर्टेंट है। हमें लग रहा है कि वो नेक्स्ट वीक 25 बेसिस पॉइंट हाइक करेंगे, और रेस्ट ऑफ द ईयर में भी 4 बार और करेंगे, और उसके साथ साथ बाकी जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी वो एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाए रखेंगे, क्योंकि अभी 2 साल के पैंडेमिक के बाद अभी वो पैंडेमिक टू एंडेमिक मूव हो रहा है हर जगह में, हम एशिया में भी वो देख रहे हैं। तो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स अकोमोडेटिव पॉलिसी से निकलने के लिए कोशिश करेंगे। राधिका, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। ऑफ कोर्स जिस तरह से आप कह रही हैं कमोडिटी मार्केट्स में एनर्जी पैक बुलियन मार्केट्स पर तो एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख भी रहा है, और ये इम्पैक्ट अब तक जैसा नजर आ रहा था उसके विपरीत जिस तरह से हम देख रहे हैं कच्चे तेल का उबाल थमा है, साथ ही अब गोल्ड सिल्वर बुलियन मार्केट में भी एक डाउन ट्रेंड जो नजर आ रहा है पॉजिटिवली साबित हो सकता है भारतीय बाजार के लिए। हालांकि आज के लिए सेशन काफी इवेंट स्पेसिफिक है तो देखना होगा। हावेवर इंडियन मार्केट्स नेविगेट कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स को, और इन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में किस तरह से यहाँ पर ट्रेंड करना है, ट्रेड करना है, ये देख रहे हैं। ऑफ कोर्स इस ट्रिगर को हम डिस्काउंट करते हुए पिछले 2 सेशन से पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, लेकिन बैंक्स पर्टिकुलरली और साथ ही करेंसी पर भी एक इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा। बैंकिंग शेयरों में जिस तरह से हम देख रहे हैं, कल के सत्र में भी हमने देखा सरकारी निजी बैंक क्षेत्र अच्छे लेवल्स पर ट्रेड कर रहे थे। सेक्टर स्पेसिफिक एंड करेंसी पर आपका आउटलुक? थैंक यू मानसी। सो मैं ज़्यादा मैक्रो पे देखती हूँ, तो मैं करेंसी पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहूँगी। जो करेंसी में जो उछलाव आया था वो एक डॉलर करेंसी पे, मतलब जो रुपी डिप्रिशिएट हुआ था, कपल ऑफ रीजन से हुआ था। एक था ये था कि ब्रॉडर डॉलर रैली हुआ, और ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी गेन हुआ था, उसकी वजह से देयर वाज अ रिस्क ऑफ इवेंट। और दूसरा ये था कि जो IPO होने वाला था नेशनल
इंश्योरर का, उसकी वजह वो मार्च में फाइल होने वाला था, उसकी वजह से भी हमें लग रहा था कि फ्लोज आएंगे एंड देखो फॉरेन इनफ्लोज एज वेल, तो वो भी एक इवेंट था जो रूपी के लिए पॉजिटिव था। लेकिन दिस इज जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से शायद वो IPO नेक्स्ट मंथ आए, अभी पता नहीं है, I mean फॉर्मल वर्ड नहीं आया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो फिस्कल 23 के स्टार्ट में आएगा। तो उसकी वजह से वो फ्लोज आते हुए नहीं दिख रहे हैं, प्लस तेल और डॉलर भी हाई थे। लेकिन ये तेल और डॉलर का भी रिवर्स होता हुआ लग रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, रिवर्सल इज गुड, लेकिन हमें स्टार्टिंग पॉइंट देखना चाहिए कि हम कहाँ थे और अभी भी रिवर्सल के बाद कहाँ हैं। इसकी वजह से हमें लगता है कि करेंसी में सर्टेनली आज मोड ऑफ स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है ओवरनाइट 99 से 98 की तरफ गया है। तो हमें लगता है कि 76 या बिट बिलो भी हो सकता है डॉलर रूपी में गैप डाउन, लेकिन उसके बाद सस्टेन करना मुश्किल है, क्योंकि ब्रॉडर डॉलर हमें भी ऐसा लग रहा है कि जियोपॉलिटिक्स की वजह से, हॉकिश फेड की वजह से, इन्फ्लेशन कंसर्न की वजह से ग्लोबली स्टेडी टू फर्म रहेगा। इसकी वजह से डॉलर रूपी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़ेगा। हमारा अगेन जियोपॉलिटिक्स को कीप इट असाइड, बिफोर इट इन Jan Feb itself, हमें लग रहा था कि ग्रेजुअल पेस में डॉलर रूपी विल गो टुवर्ड्स 77। ये जो मूवमेंट हुआ पिछले 15 दिन में वो काफी शार्प था, लेकिन अभी अगर स्टेबलाइज हुआ तो अभी हमें लगता है कि चैनल में ग्रेजुअली डॉलर रूपी हायर जाएगा, अगेन गोइंग इनटू फेड हाइक्स। उसके बाद हम स्टेबलाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राधिका, तो उसके बाद स्टेबलाइजेशन, फिलहाल तो US डॉलर और INR की आप जो इक्वेशन देख रहे हैं वो एक रेजिस्टेंस की तरफ जाहिर तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन देखना होगा कि अब फेड की कमेंट्री किस तरह से आती है। रेट हाइक तो इमिनेंट है, लेकिन कमेंट्री पर ध्यान देना बहुत जरूरी है जो अगले हफ्ते लाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया राधिका आज सुबह हमें समय देने के लिए और अपना व्यू हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो कई सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स इस वक्त जिस तरह की चाल हमने पिछले डेट सेशन में देखी है, निफ्टी 500 पॉइंट यहां से तेज रहा है। अब कई सारे अच्छे इंडिकेटर्स हैं जो बाजार को ऊपर के लेवल्स एंटिसिपेट करने पर एक अच्छा ग्राउंड बना रहे हैं। हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साथ चिराग हैं, हमारे साथ खुश हैं आज मॉर्निंग अपनी ट्रेडिंग टिप्स, और गौरव बिसा भी हैं हमारे साथ। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, लेट्स होप इट्स अ गुड डे जस्ट लाइक वी हैड येस्टरडे एंड डे बिफोर। लेकिन गौरव, अगर आज हम लेवल्स की बात करें, SGX निफ्टी तो अभी से 16,500 के ऊपर दिखाई दे रहा है, कौन से बड़े इंडिकेटर्स आप ट्रैक कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि एक बुलिश डाइवर्जेंस दिख रही है इंडिया विक्स पे, हम ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाहर आ रहे हैं। व्हाट वुड बी योर मेन क्यूज जिसके चलते आप आज एक बड़ा ट्रिगर बाजार पर लेवल्स पर देख रहे हैं, वॉच आउट कर रहे हैं, और प्लस लेवल्स क्या वॉच आउट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप ओवर टाइम फ्रेम्स में देखेंगे तो काफ़ी हमको वहाँ पे गिरावट देखने मिलती है। जैसे आपने सही कहा, काफ़ी सारे जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी बेरिश मोड पे हो गए थे, और जब ऐसा होता है कि कंसिस्टेंट सेलिंग वगैरह आती है, आफ्टर अ वाइल RSI एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाना शुरू कर देता है, बिकॉज आफ्टर अ लेवल उसका जो सस्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है जब प्राइस कंटिन्यूस गिरता रहता है, एंड वंस इट इज इन दी ओवरसोल्ड जोन। तो वो हमको देखने मिला, एक टेक्निकल बाउंस बैक हमको देखने मिला। कल जो था वो हमको फॉलो अप बाइंग देखने मिली, व्हिच इज अगेन अ पॉजिटिव थिंग। अब 16,400 जो है वो इमीडिएट वीकली सेटअप के सबसे काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट्स देखेंगे तो वहां पे डबल टॉप पैटर्न बना था। ब्रेकडाउन जो उसके लेवल से नेकलाइन जो थी वो 16,410 की थी, तो आज हम उसके ऊपर फिलहाल ओपन करेंगे। फ्राइडे की क्लोजिंग कहाँ पाती है वो एक दूसरा विषय हो जाएगा। रही बात आज की, तो आज भी अगर आप देखेंगे तो एक काफी अग्रेसिव ओपनिंग वाला हो रही है, और अगर इमीडिएट हर्डल्स अगर देखा जाए तो 16,700 से 16,800, ये अगर आप याद करेंगे तो पिछली बार भी हम यहीं पे आए थे, 16,800 के करीब क्लोजिंग में दिया था, लेकिन जो मेजर्स के हर्डल्स थे क्लोजिंग अब 16,820 वो नहीं हुआ, वहां से हम 1000 पॉइंट गिर गए थे। तो यहाँ पे अब अगर ओपनिंग हो रही है 300 पॉइंट की और सस्टेनेबिलिटी आ रही है, तो आज के लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आज की हमारी जो क्लोजिंग है वो 16,800 के ऊपर हो, तो हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे पॉजिटिव है। या कल भी अगर 16,800 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो हम कह सकते हैं हाँ यहाँ पे नीचे अच्छा एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप एरिया भी था, यहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली चार्ट्स पे जो है वहाँ पे उसका हर्डल आएगा, और जो प्रीवियस इसके ब्रेकडाउन लेवल्स थे 16,820 के वो भी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो भी मेजर लेवल है, सबसे क्रिटिकल लेवल जो है वो 16,700 से लेके 16,820 का होगा। ठीक है, तो 300 पॉइंट्स गैप अप की हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गौरव वॉच आउट करेंगे 16,800 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज होने की, जहां से वो और लॉन्ग बिल्डअप करना चाहेंगे। एक बार चिराग से भी समझ लेते हैं। चिराग, आप कैसे देख रहे हैं
कई दिनों के बाद अब आपको नॉन एक्सपायरी डे पे एफआईज की तरफ से इंडेक्स में बाइंग देखने को मिली है। कैसे दिख रहे हैं आपको क्यूज? अगर 2 दिन पहले जो लो लगा 15,600 का देखे, वहां से ऑलरेडी निफ्टी अभी एक 1000 पॉइंट का मूव देने वाला है। आज शायद गैप अप ओपनिंग 16,600 के पास होएगा। वो लेवल पे फ्रेश एंट्री लॉन्ग की अवॉइड करनी चाहिए। इंट्राडे अगर कोई भी पुल बैक आता है 16,500 टू 16,450 के जोन में, तो निफ्टी में लॉन्ग लेने की कोशिश करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 16,350 का रखने का। अब शायद इमीडिएट टारगेट मुझे 16,780 तो 16,830 का लगता है। अगर डेली क्लोज और वीकली क्लोज ये लेवल के ऊपर आता है तो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे 17,200 का लग रहा है। अगर बेयर मार्केट की रैली देखें तो अगर आप कल देखोगे जैसे दैट कैट और सारे इंडेक्स 6% प्लस सिंगल इंट्राडे में अप थे, तो जब भी बेयर मार्केट में रैली आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो लोग ऑलरेडी लॉन्ग है उन्हें एडवाइस रहेगा कि धीरे धीरे अपनी पोजीशन ट्रेल करते रहे, बुक करने में जल्दी ना करें। शायद शॉर्ट कवरिंग के वजह से अगर थोड़ी देर भी 16,780 16,830 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है इंट्राडे में 15-30 मिनट, तो इमीडिएटली 17,250 प्रोबेबिलिटी है आने की। ऑलराइट, तो क्लियरली ये राय और इनफैक्ट हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से हम उनके इंडेक्स पर आज के लिए क्या एनालिसिस हैं वो ज़रूर जान रहे हैं, और थोड़ी देर में उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और हर रोज़ की ही तरह कॉल ऑफ द डे भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन चिराग, यहाँ पर कुछ इनफैक्ट गुड मॉर्निंग, जिस तरह से बाजार में सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, कल अच्छी तेज़ी के बीच हमने ट्रेड्स देखे, आज 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं और साथ ही वीकली एक्सपायरी का दिन है। कैसे रीड कर रहे हैं आप इंडेक्सेस को? जी हाँ, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट में ओवरऑल कंसेंसस व्यू जो मैं बाकी एक्सपर्ट्स को भी सुन रहा था और जो हमारा डेटा भी बता रहा है वो कहीं सेम ही बन रहा है। कल के दिन बीटीएसटी ट्रेड के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत अच्छे सेटअप जोन में थे, बट आज की जो गैप अप है माफ कीजिएगा, आज की जो गैप अप है वो निफ्टी को 16,600 16,650 के आसपास ओपन करवा रही है, ऐसा एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें तो कॉल्स में 16,700 और 16,800 पे काफी अच्छा बेस बना है, विच मींस हम ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास खुल रहे हैं। तो भली ओवरऑल ट्रेंड जरा पॉजिटिव रहे, आज का मार्केट ओवरऑल ग्रीन में दिखे, बट इमीडिएट बेसिस पे मार्केट खुलने पे कोई पॉजिटिव ट्रेड ले पाना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अगर मार्केट जरा से करेक्ट करते हैं खुलने के बाद तो एक पॉजिटिव ट्रेड बनता है, वरना एटलीस्ट पहले आधे घंटे में तो एक व्यू रहेगा वेट एंड वॉच, और इवेंट भी है इन टर्म्स ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स एंड द वीकली एक्सपायरी। तो ये मार्केट्स को सर्टेनली हाईली वॉलेटाइल आज के दिन बना देंगे। बायस रहेगा टुवर्ड्स बायस रहेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, लेकिन 16,700 16,800 एक रेंज रहेगी जहां पे मार्केट्स रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। ऑन द लोअर साइड 16,200 एंड 16,300 ये 2 लेवल्स हैं जहां पे हमने पुट बेस बहुत स्ट्रांग होते हुए देखा है। तो जहां आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहे वहां से एक पॉजिटिव ट्रेड लेना आज के लिए एडवाइजेबल रहेगा, विच विल बी अराउंड 16,500 जोन्स। तो इनिशियल 30 मिनट्स वेट एंड वॉच, मार्केट्स अगर एक डिप दें दैट विल प्रोबब्ली बी अ गुड टाइम टू एंटर एंड बाय निफ्टी। ओके, तो क्लियरली इनिशियल 30 मिनट्स वेट एंड वॉच का नजरिया अपनाना होगा, ये रहा एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई। क्विकली उनके कॉल्स भी समझ लेते हैं। गौरव, टू स्टार्ट विथ यू, आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या हैं आज के लिए, और आपकी कॉल ऑफ द डे उनमें से कौन सी हैं, बता दीजिए। देखिए, पहला जो रिकमेंडेशन होगा वो है सोलार इंडस्ट्रीज का, जो वो मेरा स्टॉक ऑफ द डे ही होगा। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखें तो अच्छा एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप सोलार इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा गिरावट हमको देखने नहीं मिली, और काफ़ी रिलेटिवली स्टेबल इसमें एक नेम रहा है ये, तो वो एंगल्स मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस जो है वो इसमें बरकरार रह सकती है। और आवली चार्ट्स पे अगर आप इसको देखेंगे तो एक अच्छा इसमें कंसोलिडेशन के बाहर या स्टॉक वाली आना चालू हो गया है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो लक्ष्य होगा 2550 का होगा, और 2320 के स्टॉप लॉस से आप इसको बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ये आपका स्टॉक ऑफ द डे होगा। दूसरा है वो होगा लॉरस लैब। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा हमको यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है, और यहाँ पे 555 560 जो है, यहाँ से 2-3 बार हमने देखा कि एक नीचे गिरावट देखने मिली। अब ये जो रेंज जो कंसोलिडेशन था जहाँ पे 430 के सपोर्ट थे, 555 के जो इसमें हर्डल थे, तो ये काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद में जो स्टॉक वो बाहर आ रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, आरएसआई भी इसको सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। यहाँ पे जो लक्ष्य होगा
वो 595 का होगा और 525 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया सकता है। तीसरा जो स्टॉक होगा वो है जी शिपिंग का। ये जनरली रेडार पे इतना आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में ये निकला है। इसके जो मेजर मूविंग एजेस आप पकड़ लीजिए, चाहे वो 55 हो, 89 हो, 200 हो, ये सभी के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छा इसमें वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी हुआ है, एक स्विंग हाई बनाया है इसने। तो यहाँ पे जो होगा वो 370 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। 320 का इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा। और जो फाइनल रिकमेंडेशन होगा वो है जमुना ऑटो का। यहाँ पे अगर आप देखें तो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस में ओवरऑल हमको देखने मिली थी। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन जरूर आया है। यहाँ पे जो स्टॉक है वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब से ये इसने बाउंसिंग दिया है। और एक अच्छा जो इसके प्रीवियस 2 बाउंसेस थे वो ऑलमोस्ट वही लेवल्स के आसपास में 94, जहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो वहीं पे स्टॉप लॉस बना के आप बाय कर सकते हैं। और 104 रुपये का इसके अंदर लक्ष्य होगा। स्टे विद अस। अभी हम वापस आएंगे आपके साथ ट्रेडिंग आइडियाज डिस्कस करने के लिए, और भी ज़्यादा निकुंज को भी शामिल करते हैं अपने डिस्कशन में। हमारे मैनेजिंग एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, इस समय तो क्लियरली एकदम पार्टी जैसा सीन हो गया है ग्लोबल मार्केट्स में। जो हम सोच रहे थे वही वैसा ही पैन आउट होता चला जा रहा है। फाइनली कुछ कामिंग डाउन इफेक्ट। आपको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग आज जो गैप अप देखेंगे वो थोड़ा सस्टेनेबल है? मैं पहले प्रियंका से सवाल पूछता हूँ, क्योंकि उनकी छोटी बेटी है। प्रियंका, एक फेरी टेल हम पढ़ते हैं, उसका नाम है सिंड्रेला। उसमें स्टोरी क्या है कि 12 बजे से पहले पहले भाई निकल जाओ, नहीं तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो प्रश्न ये उठता है आज सुबह कि भाई क्या ये जो पार्टी है छोटी पार्टी है, या फिर ये एक न्यू ईयर पार्टी है जो 12 बजे के बाद भी चलेगी? ये बोलना बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है ये बोलना, बिकॉज जो आपके आसपास जो फैक्टर्स हैं वह संपूर्ण रूप से क्लियर नहीं है। क्रूड गिर चुका है, मगर क्या क्रूड को लेकर के कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं, सप्लाई के डिसीजंस लिए गए हैं, ये हमें नहीं पता है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उसके अंदर भी अभी तरह से पूर्ण विराम नहीं लगा है, तो बोलना बहुत मुश्किल है। तो न्यूज़ फ्लो जो रहेगा वॉलेटाइल रहेगा, मार्केट्स को वॉलेटाइल रहेगा। सवाल ये उठता है अजय कि दैट आर मार्केट्स प्राइसिंग इन वर्स्ट ऑफ द सिनारियो, और क्या कल की तेजी और आज के उछाल के बाद शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है, या फिर मार्केट एक डिसाइसिव टर्न ले रहे हैं? ये बोलना अजय इस समय थोड़ा मुश्किल है। मगर इस समय रणनीति क्या करनी चाहिए अजय? कमोडिटी, हम कल 2-3 दिन से बात कर रहे हैं कि कमोडिटी स्टॉक्स को अवॉइड करिए, तो कमोडिटी स्टॉक्स को अवॉइड करिए। जिस भी डायरेक्शन में वो जाएंगे, हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेदांता, उन शेयरों के अंदर अब वॉलेटिलिटी आ चुकी है, एक तरफा मूव नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि इस समय आईटी के साथ बने रहना चाहिए, स्पेशली लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स, और उसके साथ प्राइवेट बैंक्स पे नज़र रखिए। मुझे लगता है कि HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक के काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। इनके अंदर एक बाउंस भी ओवरड्यू है, और इनके अंदर FI सेलिंग भी एक तरह से थम सी रही है। तो लार्ज कैप IT द ट्रेड कंटिन्यूज, एंड लिटिल बिट ऑफ कॉन्ट्रा बाइंग इन मिड कैप स्टॉक्स इन लार्ज प्राइवेट बैंक्स शुड नॉट बी रूल्ड आउट। Alright, morning निकुंज, आपने जस्ट नोट पर स्टार्ट किया। आई थिंक आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली। आपने कहा कि सिंड्रेला 12 बजे से पहले निकल जाती है, लेकिन एक बात ये भी याद रखनी पड़ेगी कि 12 बजे निकलने के बाद अगले दिन उसे प्रिंस भी मिल जाता है। सो व्हाट डू वी सी अगर मार्केट यहाँ से, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल डेटा को देखिए तो इलेक्शंस में जब भी बीजेपी की अगर क्या ये कहना ठीक होगा कि जब भी बीजेपी आई है पावर में, वहां से मार्केट ने चीयर किया है उसे? क्या यहाँ से आगे आने वाले कुछ समय के लिए बॉटम बना है या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। ग्लोबली बॉटम आउट हो चुके हैं हम, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन व्हाट इज द सेंस दैट यू रीडिंग? अगर यहाँ से इंडिकेशन स्ट्रांग होते हैं तो हम किस तरह के रिटर्न एंटिसिपेट करें निफ्टी पर अगले 1 महीने के लिए, 1 वीक के लिए? कैन वी रीड समथिंग लाइक दैट? देखिए, अगर 2 या 3 दिन शेयर बाजार संभल जाता है, क्रूड अगर 110 के आसपास आकर के रुक जाता है, तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर
एक शॉर्ट कवरिंग बनी रहेगी। एफआई जिस प्रकार से सेलिंग कर रहे हैं वह भी रुकेगी। देखिए मार्केट क्या फैक्टर इन कर रहा है, मेरे हिसाब से मार्केट $100 क्रूड पूरे साल को फैक्टर इन कर रहा है। तो अगर क्रूड $100 के आसपास रहता है, $100 से नीचे जाता है तो एक पॉजिटिव सरप्राइज आएगी। हो सकता है कि जब 80 से 90 क्रूड गया था, 90 से 100 क्रूड गया था, हम थोड़ी चिंता में आने लगे थे। मगर इस समय अगर क्रूड 105 और 100 के आसपास जाता है, 100 के नीचे जाता है, तो मार्केट के लिए पॉजिटिव सरप्राइज है। मार्केट्स मेरे हिसाब से 100 से 105 क्रूड को फैक्टर इन कर रहे हैं, क्योंकि हम हर चीज़ क्रूड के दायरे से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि क्रूड को लेकर के मार्केट कुछ चीज़ें इस समय फैक्टर इन कर रहा है। आप निफ्टी की बात अगर करें तो प्रियंका, निफ्टी अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मगर 30 से 35% स्टॉक ऐसे हैं जो अपने हिस्टोरिकल एवरेज के नीचे आ चुके हैं। अगर आप ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो वहाँ पर 50 से 60% स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बेयर मार्केट में आ चुके हैं और अपने हिस्टोरिकल एवरेज में आ चुके हैं। उन्हीं क्षेत्रों में जाना चाहिए। स्टॉक्स की बात करें, हम कई दिनों से बात कर रहे हैं, आईटीसी देखिए इस मंदी में नहीं गिरा है, आप देखिए इंडियन होटल इस मंदी में नहीं गिरा है, फोर्टिस जैसे शेयर इस मंदी में नहीं गिरे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर ट्रेड्स नहीं है, मगर वही है कि इस मार्केट के अंदर आपको एक कंपल्सिव ट्रेडर नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि अगर आप शॉर्ट थे इस मार्केट के अंदर तो देखिए आज आपको कवर करना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग निकुंज, जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं बाजार में, जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं और साथ ही इवेंट स्पेसिफिक दिन काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन के साथ यहाँ पर शुरुआत नज़र आती हुई दिख भी रही है। इनफैक्ट चुनाव के नतीजे तो आज रुझान इनफैक्ट आना शुरू भी हो चुके हैं, लेकिन 2022 के जो चुनाव के नतीजे हैं 2024 के राज्यसभा चुनाव के डायनेमिक्स भी तय करते हुए दिखेंगे। भारतीय बाजार जिस तरह से हमने एक्सप्लेनर्स में भी बताया है, चुनाव के समय किस तरह से ट्रेड करते हैं, चुनाव के ठीक बाद कैसे ट्रेड करते हैं। अब फिलहाल क्या लगता है करंट सिचुएशन में रशिया यूक्रेन टेंशंस को डोमेस्टिक मार्केट्स ने डिस्काउंट कर दिया, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से मजबूती हम देख रहे हैं। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड जो डरा रहे थे अब डराना बंद कर रहे हैं। मेटल्स में एक मूवमेंट दिख रही है। व्यूअर्स को किस तरह से, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को कैसे समझना चाहिए सिचुएशन को? देखिए, जब नर्सरी राइम्स की बात कर रहे हैं तो एक और नर्सरी राइम जो मेरी बहुत फेवरेट है वो हम्टी डम्टी। इस मार्केट में क्या हुआ था, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स एक हम्टी डम्टी लेवल पर आ गए थे एंड हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। मगर उसके बाद एक नया चक्र सा चालू होगा। मार्केट के अंदर साइकिल आती है जहाँ पे एक्सेसेस से एक्सेसेस निकल चुके हैं और एक्सेसेस इस समय वापस ठीक हो रहे हैं। तो इस समय अगर आप लंबी अवधि के लिए लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इस समय उन स्टॉक्स पे नज़र रखिए जहाँ पर गिरावट ज़्यादा है, हिस्टोरिकल एवरेजेस के नीचे ट्रेड आ चुकी हैं और जो कि ग्लोबल क्यूज़ और जो कि इस कमोडिटी वॉलेटिलिटी से इंसुलेटेड है। आई थिंक शेयर बाज़ार में थोड़े ही दिनों में वो समय आने वाला है जहां पर आपको एक कॉन्ट्रा कॉल लेनी पड़ेगी टू बाय कमोडिटी प्रोड्यूसर्स, कमोडिटी कंज्यूमर्स, जो कंपनियां कमोडिटी कंज्यूम करती है। मेरे को लगता है प्रियंका, मानसी, अजय, कमोडिटी प्रोड्यूसर्स का जो बेस्ट मूव था शेयर मार्केट के अंदर वह ख़त्म हो चुका है एंड अगर कुछ दिनों के अंदर साइकिल टर्न मारेगी और उस टर्न के अंदर कमोडिटी consumers will start coming back. Alright, thank you so much निकुंज अपना एनालिसिस शेयर करने के लिए और व्यूअर्स को ये इक्वेशन समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए एक बार फिर से टेक्निकल एनालिस्ट के पास चलते हैं, देख लेते हैं कि आज किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, कहाँ मॉर्निंग पिक्स करेंगी। मेरा पहला ट्रेडिंग पिक रहेगा बाय ऑन DL 52 वीक हाई के पास क्लोज हुआ है। उसमें एक ब्रेवेस बॉक्स टाइप पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो मार्केट गैप अप होने के बाद अगर एंट्री 223 224 के लेवल पे मिलता है तो अवॉइड करना चाहिए एंट्री। बट अगर 220 के जोन पे एंट्री मिलती है इसमें तो 217 के स्टॉप लॉस से इसको बाई कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा 226, सेकेंड टारगेट रहेगा इसमें 232। ये मेरा पिक ऑफ दी डे भी रहेगा। सेकेंड ट्रेड है जी ने एक अच्छा सा बॉटम फॉर्म किया 224 पे। इमीडिएटली फर्स्ट स्टॉक था ये जिसमें बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया, फिर नेक्स्ट डे हमने फॉलो अप बाइंग देखी इसमें। तो कल ये अपने छोटे से रेजिस्टेंस 251 के ऊपर क्लोज हुआ है। आज अगर शायद गैप अप ओपन होता है 252 253 कोई भी लेवल पे इसमें एक लॉन्ग एंटर कर सकते हैं। 247 का स्टॉप लॉस रखने का फर्स्ट इमीडिएट टारगेट रहेगा 267। थर्ड ट्रेड रहेगा मेरा बाय ऑन मैकडॉनल्ड एक फॉलिंग वेज पैटर्न के ब्रेकआउट लेवल पे है। अगर ये स्टॉक 808 के ऊपर जितने टाइम सस्टेन करता है, अब तक इमीडिएट टारगेट 880 का लगता है।
कल का क्लोजिंग 819 के आसपास था, 825, 828 के आसपास कहीं पे भी इसमें एंट्री मिलती है लॉन्ग के लिए, तो 808 के स्टॉप लॉस से इसे होल्ड कर सकते हैं टिल टुमारो। मुझे लगता है कि इसमें 880 का टारगेट पॉसिबल है। हाई बीटा स्टॉक है, उसके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों दिए हुए हैं। ये तो आपकी कॉल्स रहेंगी, इसमें से कॉल ऑफ द डे ये कौन सी कॉल रहेगी जहां बहुत हाई कन्विक्शन हो आपकी? BL रहेगा मेरा कॉल ऑफ दी पे। मुझे लगता है कि 226 और 232 के टारगेट काफी पॉसिबल है। ओके, तो BL चिराग की तरफ से कॉल ऑफ द डे और उसके अलावा भी टेक्निकल कॉल्स उनकी आपके टीवी स्क्रीन पर आपने देखी। उम्मीद करते हैं टारगेट स्टॉप लॉसेस आप नोट डाउन कर रहे हैं। कुछ आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस और उनमें से आपकी कॉल ऑफ द डे कौन सी होंगी? श्योर। देखिए, मैं शुरुआत करना चाहूंगा एशियन पेंट्स से। ये मेरा कॉल ऑफ द डे भी रहेगा। हम जानते हैं क्रूड प्राइसेस हाई हैं, बट ये एक ऐसी कंपनी रही है जिसने ये साइकिल्स ओवर मेनी डेकेड्स देखे हैं और सेल थ्रू किया है और एक वेल्थ क्रिएटर रहा है। तो देयर इज डेफिनेटली अ वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी और हमने ये देखा है कि भाई कल भी इस स्टॉक में मार्केट के साथ बहुत अच्छा उछाल आया था। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में प्रोबब्ली इवन टुडे 3,000 तक जा सकता है। 30,000 हाउ आई विश 3,000 तक जा सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 2,800 का। तो ये मेरा कॉल ऑफ द डे भी है। अगला कॉल है मेरा चोला फाइनेंस का। NBFC एंड फाइनेंशियल्स पर्टिकुलरली काफी बीटन डाउन रहे हैं, तो अगर कहीं हम रिकवरी देखेंगे तो ये सेक्टर भी डेफिनेटली उस चीज का फायदा, उस चीज का एडवांटेज उठाएगा। तो चोला फाइनेंस विल बी माय सेकंड कॉल। चोला फाइनेंस पे बाय कॉल रहेगा। 660 का टारगेट एंड 630 का स्टॉप लॉस। अगला कॉल है टाटा मोटर्स, अगेन गोइंग विद द शॉर्ट कवरिंग एंड वैल्यू बाइंग थीम। टाटा मोटर्स में हमने बहुत ज्यादा फॉल देखा है, बहुत स्टीप फॉल देखा है और कल 400 के ऊपर की जो क्लोजिंग आई है उसमें हमने देखा है कि 400 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग पुट बेस बना है। तो देयर इज अ गुड चांस कि ये जो लेवल है ये आने वाले कुछ दिनों के लिए एज अ बेस एक्ट करेगा। तो यहां से जो रिस्क रिवॉर्ड है ये बहुत फेवरेबल हो जाता है। तो टाटा मोटर्स पे बाय कॉल, टारगेट 420 एंड स्टॉप लॉस विल बी 395। एक जिस तरह का मार्केट ओपनिंग आज दिखा रहा है या जिस तरह का सीन है उसके विपरीत एक कॉल रहेगा विच इज अ सेल कॉल ऑन GNFC। 618 के आसपास की स्टॉक की क्लोजिंग थी, लेकिन 620 के आसपास हमने इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग देखी है, कॉल बेस देखा है और स्टॉक कहीं हमें लग रहा था कि उस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस दिखा रहा था, मार्केट की ओवरऑल रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। तो अगर कहीं मार्केट में जरा सा भी करेक्शन आता है तो देयर इज अ चांस कि ये स्टॉक वापस नीचे आ सकता है अपने पुट बेस के पास जो है करीब 600 के आसपास। तो GNFC रहेगा सेल कॉल फॉर अ टारगेट ऑफ 600 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 630। तो क्लियरली हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से कॉल्स, जिस तरह से हम आपको प्रॉमिस करते हैं सुबह सुबह हमने उनकी टेक्निकल कॉल्स और कॉल ऑफ द डे भी बताई। और ट्रेंड की अगर बात करें, एक्सपर्ट्स की तरफ से जो कॉल्स आती हुई दिखी, कॉल ऑफ द डे आती हुई दिखी हैं, उसमें हिट कॉल्स भी साबित होती हुई रोजाना हम देख रहे हैं, जिसका एक रिकैप हम आपको बताते हैं रोज 1:15 बजे और साथ ही 3 से 3:15 के बीच। तो क्लियरली ये रिकैप आज भी हम आपको बताएंगे और एक्सपर्ट कॉल्स का आउटलुक क्या है ये भी बताएंगे। लेकिन इस बीच जहां टेक्निकल कॉल्स हम देख रहे हैं, खबरें भी कई सारी हैं जो कि फोकस में हैं। कल बाजार बंद होने के बाद जो ढेर सारी खबरें आती हुई दिखी, उसमें से छांटकर त्रिमूर्ति स्टॉक्स लेकर आए हैं शरद। उनसे जान लेते हैं कौन से हैं ये त्रिमूर्ति स्टॉक्स और क्या है खबरें इनसे जुड़ी हुई। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले जो है रिलायंस रहेगा फोकस में और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि रिलायंस जो है एक्स्ट्रा सप्लाईज दे सकते हैं डीजल को यूरोपियन मार्केट्स को लेकर। अब यूरोप में जो है एनर्जी क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है और रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो जामनगर प्लांट है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्रूड प्रोसेसिंग जो है वो बढ़ा सकती है, क्योंकि अभी यूटिलाइजेशंस लगभग 75% पे है। और इसके अलावा जो है देखा जाए तो जो प्लांट मेंटेनेंस का एक अनाउंसमेंट पब्लिकली किया था कंपनी ने, अब वो उसको डेफर करके सितंबर में करने वाले थे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो उनकी जो एक यूनिट है क्रूड प्रोसेसिंग की, जिसकी जो है शट डाउन होने वाली थी मेंटेनेंस के लिए अगले 3 हफ्ते के लिए, और वो इस महीने स्टार्ट होने वाली थी, तो वो अब सितंबर को होने वाली है। इसके कारण प्रोडक्शन बढ़ेगा और वो जो है सप्लाई कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा डीजल और शिपमेंट्स यूरोपियन मार्केट्स को लेकर। तो इसलिए रिलायंस में भी आप देख सकते हैं कल के ट्रेड में भी लगभग 5% का एक बेहतरीन उछाल देखने मिला था। अब बात करते हैं, अब ऑयल से हम लोग शिफ्ट करते हैं। जो ब्रेंट क्रूड की जो इम्पैक्ट देखने मिली है वहाँ पे अब देख सकते हैं लगभग 12% का जो है डाउनटिक देखने मिला इंट्राडे बेसिस में और लगभग $113 प्रति बैरल पे आया था। और इसके कारण जो है
मेन रीज़न रहा है कि यूएई और इराक ने जो हिंट की है कि जो प्रोडक्शन की कमी जो नहीं है और वो बढ़ा सकते हैं, तो उसके कारण जो है ग्लोबल प्राइसेस और कमोडिटीज़ में कूल ऑफ हुई है। याद रखिए जो क्रूड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है, पेंट स्टॉक्स ले लीजिए, टायर स्टॉक्स ले लीजिए, उनको एक बेनिफिट मिल सकता है। और पेंट में लगभग 60% जो उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट आते हैं वो पेंटिंग क्रूड डेरिवेटिव से आते हैं। तो आज ज़रूर ये स्टॉक्स पे ज़रूर फोकस रखेंगे। इवन एविएशन स्टॉक्स पे रखते हैं फोकस, जैसे इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट। इसके अलावा शुगर स्टॉक्स रहने वाले फोकस में, और इसने हमने चूज़ किया इसलिए क्योंकि आज जो है यूपी के स्टेट रिजल्ट्स जो है डिक्लेयर होने वाले हैं। आज काउंटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं जो शुगर वन ऑफ द मेन प्रोड्यूसर्स है आपकी उत्तर प्रदेश में, और कुछ कंपनीज हैं जैसे द्वारिकेश शुगर, धामपुर शुगर, डीसीएम श्रीराम, त्रिवेणी इंजीनियरिंग जो बेस्ड है यूपी से। तो ये सारे स्टॉक्स जो है आज फोकस में रहेंगे और इस हफ्ते इटसेल्फ 8 से 20% इन स्टॉक्स में तेज़ी ऑलरेडी देखने मिल गई है। थैंक्स वेरी मच फॉर दैट शरद। इनफैक्ट द्वारिकेश शुगर में कल अनयूजुअली हाई वॉल्यूम्स हुआ था, और अगर आप ऑन द स्ट्रीट जो बात चल रही है कि दो बड़े बिग एचएनआईज कल बायर थे कल के ट्रेडिंग सेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फंडामेंटल नज़रिए की। मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। आज का सेटअप, बाजार का सेटअप तो काफ़ी इम्प्रूव्ड लग रहा है कंपेयर टू जैसे चैलेंजिंग लास्ट 3-4 दिन हो गए थे। आपका क्या व्यू है और आप कौन से फैक्टर्स को वॉच आउट कर रहे हैं आज सुबह? मॉर्निंग अजय। नहीं, काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट बाजार पे दर्शाई जा रही है। एक तो इम्प्रूविंग ग्लोबल क्यूज, जो कमोडिटी प्राइसेस में हमें करेक्शन दिख रही है। क्रूड हो जो एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशनरी फैक्टर रहता है, उसमें जो गिरावट आई है बिकॉज ऑफ मैक्रो न्यूज, आई थिंक दैट इज अ रिस्पाइट इंडियन मार्केट्स के लिए। और जो एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं, आई थिंक वो अगर अनुमान से रहें इन रियलिटी, तो मुझे लगता है आई थिंक मार्केट्स में जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार है वो बरकरार रहेगा। मुझे लगता है अभी भी, लेकिन जैसे हम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं वैसे खेलने की ज़रूरत है। जो नया बॉल होता है वो बहुत स्विंग करता है, काफ़ी बॉल छोड़ने पड़ते हैं, और अच्छो बॉल पे आई थिंक आपको बल्ला घुमाना पड़ता है। तो मुझे लगता है आई थिंक सिलेक्टिव रहने की बहुत ज़रूरत है इस मार्केट्स में। इन्फ्लेशनरी प्रूफ सेक्टर्स की हमने ऑलरेडी बात की है पिछले कई हफ्तों से, और सारे पैनलिस्ट ने भी। आईटी सेक्टर तो है ही है, बट हॉस्पिटल स्टॉक्स, टेलीकॉम स्टॉक्स, आई थिंक इससे इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता नहीं है, बिकॉज इफ क्रूड रिमेन्स अबव 110, एक जो सेकंड राउंड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन शायद काफ़ी कमोडिटी प्लेस या अन्य प्लेस को भी पड़ेगा बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट राइजिंग, ये शायद आई थिंक ये प्लेस पे ना दिखे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अजय, मुझे लगता है आई थिंक ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कपल ऑफ वीक्स, जैसे मार्केट कंसोलिडेट होगा, कैपिटल गुड्स और बैंकिंग ये वापस आई थिंक फ्लेवर में आने चाहिए। बट ये सेक्टर्स के लिए आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बट हॉस्पिटल्स, टेलीकॉम और शरद जैसे बता रहे थे टू अ लार्ज एक्सटेंट, शुगर स्टॉक्स, अज्यूमिंग व्हाट हैपेंस एट द इलेक्शन, दे शुड आल्सो स्टार्ट डूइंग वेल, बोथ इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज और जो एक अर्निंग्स आउटलुक है ये सारे कंपनियों के। एक स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में बात करते हैं क्योंकि आप देखते हैं उसको। रिलायंस ने कहा है कि जामनगर फैसिलिटी के प्रोडक्शन को लिफ्ट करेंगे और डीजल स्टाफ्ड यूरोप को ज़्यादा माल सप्लाई करेंगे, अपना मेंटेनेंस शटडाउन को डिफर करते हुए। हमने ऑलरेडी देखा लास्ट 3 दिन में 2250, 2230 वाला रिलायंस 2300 के ऊपर आ गया, कल ही 5.5% ऊपर था। और अब न्यूज़ ये भी आ रही है कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन भी 12 साल के हाईएस्ट लेवल से पहुंच गए। आपको लगता है वहाँ एक ट्रेड बनता है? वो एब्सोल्युटली बनता है आई थिंक, और आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छेड़ा है। अगर आप देखें जो डिमांड है पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, आई थिंक दैट हैज़ गॉन अप एक्सपोनेंशियली, स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड टाइम पीरियड्स में। दूसरा आई थिंक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला रहता है वो होते हैं प्रोडक्ट क्रैक्स। तो अब ये नीचे के आई थिंक जो स्ट्रीम रहती है जो प्रोडक्ट क्रैक्स की, एथिलीन हो, स्टाइलिन हो, what is used in terms of petrochemicals as well, मुझे लगता है आई थिंक दीज प्रोडक्ट क्रैक्स हैव शोन लार्ज इंप्रूवमेंट, और इसके वजह से आई थिंक जो क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स है इसमें जबरदस्त इजाफा देखने मिला है, क्योंकि आरआईएल के पास फीड स्टॉक के अलग अलग विकल्प है और दे ऑलवेज आउट परफॉर्म सिंगापुर जीआरएम्स, रिफाइनिंग मार्जिन्स बढ़िया रहेंगी। दूसरा, जैसे मैं कह रहा था, बिकॉज ऑफ राइज इन क्रूड और जो क्रूड एलिवेटेड प्राइसेस पे हैं, जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसे हम पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल के डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स कहते हैं, इसमें एक अच्छा खासा इजाफा देखा है एंड प्रोडक्ट्स के लिए। और जो एंड यूजर इंडस्ट्रीज है, आई थिंक ये सारी चीजें ये यूज करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर प्राइसेस आर, विद पास थ्रूज फॉर एंड कस्टमर्स। तो मुझे लगता है आई थिंक रिफाइनिंग मार्जिन्स इंप्रूविंग,
पेटकेम के डाउनस्ट्रीम बिजनेस में प्रोडक्ट रियलाइजेशंस बढ़ने के कारण आई थिंक पेटकेम बिजनेस एक्सपेक्टेड टू डू वेल एंड द रिटेल इंजिन्स जो रिलायंस के हैं वो जियो एंड टेलीकॉम फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। तो मुझे लगता है आई थिंक रिलायंस का ये जो एक प्रदर्शन है वो बहुत बढ़िया रहना चाहिए अगले कुछ महीनों में, अलॉन्ग विद द केपेक्स दैट दे आर डूइंग फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, जो आई थिंक बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएगा अगले कुछ वर्षों में। तो ये रिलायंस पर व्यू रहेगा मयूरेश का, जो मानते हैं कि अगले कुछ समय बहुत अच्छा रहेगा। रिलायंस ऑलरेडी एक अच्छा हैवी वेट जिसने कल बाजार को सपोर्ट भी दिया ऑन द बेसिस ऑफ गुड फंडामेंटल ट्रिगर्स। और आज किस तरह का ट्रेड सेटअप दूसरे स्टॉक्स में रह सकता है, या फिर यहाँ कहें कि कौन से ब्रोकरेज हाउसेस से रिपोर्ट्स आई हैं। पूजा हमारे को ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, जेफरीज की रिपोर्ट सीमेंट पर हैं, ऑटो पर हैं, हालांकि उन्होंने कुछ कंसर्न जरूर ऑटो सेक्टर के लिए बताए हैं, लेकिन अपनी टॉप पिक्स भी शेयर किए हैं। क्या कुछ निकल कर आया रिपोर्ट्स में, प्लीज शेयर करें। जी, जेफरीज के अगर सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट से पहले शुरुआत करें तो सीमेंट शेयरों पर जो रिपोर्ट आई है उसमें उनका मानना है कि लागत में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है उससे कंपनी के मार्जिन पर दबाव देखने को मिल सकता है। सीमेंट कीमतें कम से कम 8% बढ़ाने की जरूरत है, तभी कुछ रिलीफ यहाँ पर दिखाई देगा। जो लक्ष्य दिए हैं तमाम सीमेंट कंपनियों में वो एक एक करके आपको बता देते हैं। एसीसी में खरीदारी की राय है, लक्ष्य देख रहे हैं 2450 का। अंबुजा में भी खरीदारी की राय देख रहे हैं, लक्ष्य 360 का दिया है। रैमको सीमेंट्स में खरीदारी की राय है, लक्ष्य 805 का दिया है। तो 3 स्टॉक्स में बाई की राय है। श्री सीमेंट होल्ड की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 22,900 का है। और अल्ट्राटेक में भी होल्ड करने की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 6,900 का दिया है। तो ये एक व्यू आया है सीमेंट कंपनियों में। इसके अलावा ऑटो सेक्टर पे जो रिपोर्ट आई है उसमें भी उनका मानना है कि कमोडिटी कीमतों में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है उससे कंपनी के मार्जिन में प्रेशर देखने को मिल सकता है तमाम ऑटो कंपनी के। लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक है उनकी वो है टाटा मोटर्स, मारुति और टीवीएस मोटर्स। इसके अलावा आयशर, बजाज ऑटो और अशोक लेलैंड पर भी और भारत फोर्ज यहाँ पर भी ये बुलिश हैं। हीरो मोटो पर होल्ड और मदन सर और एमएनएम पर अंडर परफॉर्म की राय दी हुई है। तो ये ओवरऑल ऑटो स्टॉक्स पर व्यू निकल कर आया है। और आखिर में एक और रिपोर्ट पे बात कर लेते हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है इंडसइंड पर। Q3 में एमएफआई में नए एनपीएल से ज्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं बताई जा रही है। वैल्यूएशन इस पर ज्यादा महंगे नहीं है और FY23 क्रेडिट कॉस्ट सामान्य होने की उम्मीद बताई जा रही है। तो इंडसइंड पे एक पॉजिटिव रिपोर्ट सीएलएसए की तरफ से। थैंक यू सो मच पूजा, इन रिपोर्ट्स को हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब आज किस तरह से ट्रेड सेटअप रह सकता है, एक बार इस पर एक और व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपेन मेहता हैं। मॉर्निंग मिस्टर मेहता, एक व्यू हम ये समझना चाहेंगे कि गैप अप तो हम देख रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर इलेक्शंस के जो वर्डिक्ट आने थे और कमोडिटीज जिस तरह से कूल ऑफ हुई है, कुछ टेंशन सिर्फ ऑयल के लिए भी ईज ऑफ हुई है, उसको तो बाजार ने थोड़ा बहुत तो डिस्काउंटेड कर लिया है। क्या आप देख रहे हैं आज गैप अप होने के बाद भी ट्रेडिंग के मौके बन पाएंगे? गुड मॉर्निंग और थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑन योर शो। ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी या इंट्राडे मूवमेंट कहना बहुत ही मुश्किल है। गैप अप हो सकता है, उसके बाद सेलिंग प्रेशर आ सकता है, गिर सकता है, फिर से बढ़ सकता है। ये इंट्राडे कहना बहुत मुश्किल है, बट यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टन है। नो डाउट कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आए हैं इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी प्राइसेस, इन टर्म्स ऑफ मीटिंग बिटवीन यूक्रेन एंड रशियन फॉरेन मिनिस्टर, जिसकी वजह से शायद थोड़े सेंटिमेंट इम्प्रूव हुए हैं। लेकिन वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद ऑल दीज अनसर्टेनिटीज। और जो इस पर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पर जो असर आया है इसका, आई थिंक वो भी उसका अनुमान लगाना इस समय थोड़ा मुश्किल है। और जब तक कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स फिर से विजिबिलिटी या फिर से एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर नहीं आते हैं, आई थिंक मार्केट शायद थोड़ा दबा हुआ ही रहेगा। यू मे हैव सच स्ट्रॉन्ग रैलीज एंड स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ्स, पर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल दीपन, गुड मॉर्निंग, वेलकम। मानसी दिस साइड, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अनसर्टेनिटीज कई सारी हैं, कंटिजेंट सिचुएशंस भी बनती हुई दिख सकती है, लेकिन आज की तस्वीर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि रुझान आना शुरू हो चुके हैं और जिस तरह से आउटकम्स हम देख रहे हैं आते हुए, एक तरह से जो विनिंग पार्टी की रणनीति होगी उस पर सबकी निगाह होगी, बाजार पर भी उसका रिएक्शन हम लगातार देखते रहेंगे। लेकिन आज का दिन क्या लगता है 2 हिस्सों में बांट लिया जाए, वीकली एक्सपायरी भी है जिसको हम फोकस कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा, आज का दिन पर हमारा कोई खास व्यू नहीं है, और इलेक्शन रिजल्ट्स अगर बहुत ही खराब आते तो इट में मेक अ मार्जिनल डिफरेंस ऑल्सो, बट आज का व्यू क्या है वो कहना थोड़ा मुश्किल है।
ऐसे में अगर आप जिस तरह से कमोडिटीज कूल ऑफ हो गई है, मेटल कूल ऑफ हो गया, आपको लग रहा है आप एक रिवर्स ट्रेड ज्यादा हो पाएंगे, यानी जो पहले जो ज्यादा बीटन डाउन सेक्टर्स थे, स्पेसेस थे, वहां अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, आप शॉर्ट स्क्वीज देखेंगे, आप बैंक्स को, फाइनेंशियल सेक्टर्स को, ऑटो को, इन्हें अब थोड़ा सा बाउंस बैक, पेंट स्टॉक्स को, इन स्पेसेस को जल्दी बाउंस बैक करते हुए देखेंगे, यहाँ रिटर्न्स जल्दी बनेंगे अगर कोई स्विंग ट्रेड का या फिर एक शॉर्ट स्पैन के ट्रेडिंग का होराइजन लेके चल रहा हो तो? देखिए, हमारी एक्सपर्टीज ट्रेडिंग में नहीं है, इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा ऑन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ऑल आई कैन से इज दैट लॉन्ग टर्म जो पिक्चर है, मीडियम टर्म पिक्चर है फॉर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, वो थोड़ा बिगड़ चुका है बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन, और जिसकी वजह से शायद डिमांड पर भी असर आ सकता है, और इस तिमाही के नतीजे भी प्रेशर रखते हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, जब तक ये कमोडिटी प्राइसेस थोड़े हल्के नहीं हो जाते, थोड़े लाइट नहीं हो जाते हैं, I don't think you can get a complete handle on corporate profits. और जब तक we don't see upgrades in corporate profits, market शायद range bound ही रहेगा। और ये जो FI की selling pressure continuous आ रही है, उसकी वजह से it's definitely creating a liquidity issue. कब तक Indian investor ये खरीद पाएंगे Indian equities to give the exit to FIs, that needs to be seen. But medium to longer term थोड़ा picture बहुत ही cloudy हो चुका है, और ऐसी भी नई लेवल स्टॉक्स पे है कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन कम हो गया है। नो डाउट इट मे रीच ओवर देयर, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक वी आर इन अ वेरी अनसर्टेन पीरियड, और जैसे मैंने कहा शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। दीपन, श्योर, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। दीपन, लास्ट 3-4 दिन का जो एकदम पैनिक लोज बने 15,600 के आसपास, जस्ट फॉर इंडिकेटिव पर्पस ऑफ निफ्टी, ये जो शार्प कट्स दिख रहे हैं उसमें मिड कैप, लार्ज कैप 20%, 25%, कुछ क्वालिटी मिड कैप 50% से ज़्यादा भी करेक्ट हो गए हैं। आप क्या वैल्यूएशंस को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? क्या आप इस बाजार में करेक्टिव फेज का फ़ायदा उठा के कहीं पे अपनी पोजीशंस बिल्डअप कर रहे हैं? किस एरियाज में आपका इंटरेस्ट है जहाँ आप ऐसा करेंगे अगर प्राइसेस और गिरे? देखिए, डेफिनेटली वी आर इन द मार्केट। अगर और करेक्शन आती है स्टॉक्स में, then certainly if investors have money in their portfolio, they should look at gradually buying it and averaging either higher or lower depending upon the stock. क्योंकि यही जो बेयर मार्केट है, यही जो करेक्शन फेज है, यही सबसे बढ़िया मौका है कि जो स्टॉक्स आप कई सालों से या कई महीनों से खरीदना चाहते थे बट यू कुड नॉट बाय बिकॉज प्राइसेस वर जस्ट गोइंग अप वन वे अप, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। और स्ट्रैटेजी यही करनी चाहिए कि आपको जो क्वालिटी स्टॉक्स है उसमें फोकस करना चाहिए, नॉट नेसेसरी द स्टॉक्स व्हिच आर चीप। देखिए, जो स्टॉक्स चीप है, जिनकी प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल कम है, दे आर वेरी अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ दे ल्योर यू टू बाय। उनका टेम्पटेशन रहता है आपको बाय करने के लिए, बट यू मस्ट अवॉइड दैट टेम्पटेशन एंड यू शुड गो फॉर क्वालिटी बिजनेसेस। जो विनिंग स्ट्रैटेजी है स्टॉक मार्केट की, जो वॉरेन बफेट फॉलो करते हैं, is to buy great businesses at reasonable valuations. So that's a perfect strategy you can implement at this point of time, जहाँ पर बहुत ही बढ़िया businesses है, अगर वो अच्छे level पे मिल सकते हैं, कुछ margin of safety आ जाती है, price earnings to growth is around 2 or 3 times or so, those are good businesses to focus on. क्योंकि जब market बढ़ने का चालू होता है तभी इनमें लेने की ये shares ऊपर बढ़ते जाते हैं and you cannot really chase them per se. और हर एक क्षेत्र में ऐसे कुछ अच्छी कंपनियां रहती है। देयर आर ऑलवेज अ फ्यू जेम्स इन ईच इंडस्ट्री। ये कंपनियां कुछ अलग से करती है, उनका कुछ स्ट्रेंथ ही अलग है, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से दे ट्रेड एट अ प्रीमियम मल्टीपल, एंड दैट शुड बी द फोकस ऑफ द इन्वेस्टर टू गेट इनटू दोस गुड क्वालिटी स्टॉक्स एंड नॉट द चीप स्टॉक्स। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जस्ट एज अ मार्केट वॉचर, फिर मैं मयूरेश से भी वही सवाल पूछूंगा। फंडामेंटली आपको क्या लगता है यूपी इलेक्शन, अगर हम इसे एक पॉइंट ऑफ मार्केट इन्फ्लुएंस देखें, क्या मार्केट में फैक्टर्ड इन है? क्योंकि लोग बोल रहे हैं, स्ट्रेटेजीज बताते हैं कि वो एक छोटा वर्जन ऑफ 2024 इलेक्शन देखा जाएगा। कितनी कंटिन्यूटी होती है, सबसे बड़ा एमपी कंट्रीब्यूशन आता है वहाँ से लीडरशिप पार्टी को। आपको क्या लगता है 200 से 250 तक फैक्टर्ड इन है? कितने के ऊपर बाजार प्लीज होगा, या कितने लेवल्स पे नॉन इवेंट होगा, और कितने पे अगर आपको नंबर्स आए बीजेपी की तो बाजार डिसअपॉइंटेड होगा? ये आप शेयर कर सकते हैं दीपन। देखिए, अगर बीजेपी इलेक्शन हार जाती है यूपी में तो स्टॉक मार्केट विल सर्टेनली गेट डिसअपॉइंटेड और उसका नेगेटिव असर आ सकता है एक आध दिन, एक आध हफ्तों के लिए।
that market will move on after that. आज की तारीख में elections, state elections is not such a big issue. जो issue है where we are looking at all the time continuously is कि रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, oil prices पर क्या हो रहा है, फेडरल रेट की जो मीटिंग आने वाली है उसमें इंटरेस्ट रेट्स पर क्या कौन सा निर्णय लेने वाले हैं, FIC कितने फ्लोज आ रहे हैं यहाँ पर, मेटल प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं एंड हाउ कंपनीज आर एबल टू पास ऑन दोस कॉस्ट इंक्रीजेस, डिमांड कैसे शेप अप हो रही है इन कंज्यूमर मार्केट्स अर्बन एज वेल एज रूरल. हमने देखा है कि रूरल डिमांड थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है but urban demand is still staying strong because of pent up demand and because of money in the hands of the middle class. All of these are factors which need to be watched and they are much bigger than the UP election. I think India ki jo political sthiti hai that provides a lot of comfort and certainty, but it is the macroeconomic factors, the geopolitical factors which are very important at this point of time. Rupee kitna depreciate hoga yahan se? I think these are the questions and these are the data points and trends which the markets are giving far more importance than the current state elections. दीपन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी एनालिसिस बाजार पर और साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स पर हमें बताने के लिए. हैव अ नाइस डे टू यू. तो चलिए, दिग्गजों की पैनल से लगातार हम बातचीत करते हैं करंट लेवल्स पर, बाजार में जो कुछ भी हो रहा है, इवेंट्स जितने भी हैं उन पर एक्सपर्ट्स का क्या मानना है इस पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं और वो सारी की सारी बातचीत एनालिसिस हम आपको सुनवाते रहते हैं. नेपियन कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि कमोडिटी की बढ़ती कीमतें बाजार के लिए एक बड़ी चिंता है. उनके मुताबिक कमोडिटी के दाम में तेजी आगे भी बनी रहने की उम्मीद है. Deploy over the last couple of days, and you can't time the bottom, and I know a lot of people think they can, but we certainly can't. And as a result, again the question is how bad how ugly does this get? Is this the worst that we've seen, or does Putin go after other countries? We just don't know. If the commodity, even if Putin and Ukraine basically come to some sort of a ceasefire, I don't think the sanctions go away within a couple of weeks. They will stay for some more time. So the impact that we've seen on commodities across the board, and given the fact that Russia and the Ukraine are the second largest producers of commodities in the world after the United States, that I think is a major cause for concern. And that's inflationary, and obviously would mean that the Fed may be compelled to move faster than they thought they would. So yes, we have started to nibble and actually started buying stocks that we think have reached our price points. If you look at the market as a whole, and we've seen from the bottom on the 23rd of March 2020, when global markets crashed, the Nifty rallied 144% up to October of 2021. Now, if you see thereafter, that's when the FI selling actually began, and we've seen a major correction of almost 16 to 17% since then. And the correction continues. The FI selling also continues, and I don't see that slowing down anytime soon. But what that's done is, while the headline index has not fallen as much, the individual stocks within the BSE 500 universe have fallen significantly. So I was doing this math yesterday. 95 stocks have corrected 40% or more from their respective 52-week highs. 394 stocks have corrected 20% or more from their respective 52-week highs, which effectively tells you that the 80% of the BSE 500 stocks are in a bear market. So there is plenty to choose from. And frankly, anybody can just run a screen and you'll be able to find some amazing stocks that we thought were invincible and have had actually major corrections. मयूरेश, दीपन एक पॉइंट बोल रहे थे कि बाजार जो है इन्फ्लेशन लेवल्स को ज़्यादा देखेगा, क्योंकि ये इन्फ्लेशन अब जो है कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में आना शुरू हो जाएगा. तो कौन से 2 क्वार्टर में आप पीक मार्जिन प्रेशर देखते हैं? जो क्वार्टर चल रहा है, मार्च क्वार्टर, और आने वाला क्वार्टर भी, क्योंकि बॉटम भी उन स्टॉक्स में इन्हीं 2 क्वार्टर में बनेगा. पीक मार्जिन प्रेशर के टाइम पे बेस्ट प्राइसेस मिलेंगे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ. और कोई स्टॉक्स जो आपके रेडार पे हो इससे रिलेटेड? एब्सोल्युटली अजय, आई थिंक ये क्वार्टर और इसके बाद का क्वार्टर में आई थिंक जो एक एलिवेटेड मार्जिन प्रेशर दिखेगा स्पेसिफिकली, आई थिंक ये क्वार्टर में ये बहुत एविडेंट होने वाला है. क्योंकि जब क्रूड कीमतें बढ़ती हैं उसका जो इफेक्ट होता है वो एक लैग इफेक्ट से होता है. यानी 2 से 3 हफ्तों के बाद
इफेक्ट दिखने मिलता है और काफ़ी आई थिंक कंपनीज के पास इन्वेंट्रीज भी होती है। तो आई थिंक अगर आप ट्रांसक्रिप्ट्स सुनते होंगे तो कई कंपनीज के पास इन्वेंट्री लेवल्स मार्च एंड तक है, बट इफ प्राइसेस स्टे एट एलिवेटेड लेवल्स बोथ कमोडिटी एंड क्रूड डेरिवेटिव्स तो इम्पैक्ट आएगा। इसलिए ये क्वार्टर और अगले तिमाही में शायद मार्जिन का एक मैक्सिमम प्रेशर दिखे एंड देन दे शुड स्टार्ट रिसीडिंग, क्योंकि जितने भी सप्लाई रिलेटेड इश्यूज हैं यहाँ पे आई थिंक कम होने चाहिए। टू नेविगेट दिस, जैसे मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहा था, आई थिंक अगले 2 तिमाहियों के लिए एटलीस्ट एक डिफेंसिव पोस्चर अगर आप मेंटेन करते हैं। हॉस्पिटल स्टॉक्स उदाहरण के तौर पे अपोलो हॉस्पिटल जो लीडरशिप पोजीशन रखता है, इन्फ्लेशन का इस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता नहीं है, क्योंकि आई थिंक जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू हो गया है, जो मेडिकल टूरिज्म की हम बात करते हैं, दैट शुड स्टार्ट पिकिंग अप। जो ऑप्ट आउट सर्जरीज हुई थी कोविड टाइम में, आई थिंक दो सर्जरीज विल स्टार्ट कमिंग बैक और इसके लिए आई थिंक जो बैलेंस शीट डायनेमिक्स है यहाँ पे जोरदार इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। टेलीकॉम एज अ सेक्टर आई थिंक ऑल्सो डज नॉट गेट इफेक्टेड टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि जितना कंजम्पशन होता है डेटा का या अदरवाइज, आई थिंक स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट्स व्हिच आर आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन रिलायंस इंडस्ट्रीज टू जियो, ये इवन भारती एयरटेल टू अ लार्ज एक्सटेंट, आई थिंक ये 2 सेक्टर्स आई थिंक बहुत अच्छा करना चाहिए irrespective of how inflation moves or how sticky it remains. At the same time, I think जो पोजिशनिंग रहनी चाहिए स्पेसिफिकली ये क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद, बैंकिंग स्टॉक जैसे मैं कह रहा था कंसोलिडेशन फेज से जाएंगे, फिर जैसे प्राइस स्ट्रेंथ आएगी इवन इन एन राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, क्योंकि हमारी बैंक्स के बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है और काफ़ी फैक्टर्स जो बैंक्स को अफेक्ट करते हैं वो पॉजिटिव टेरिटरी में है। मुझे लगता है आई थिंक बैंकिंग इज वन सेक्टर दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये बहुत हाई बीटा कोरिलेटेड सेक्टर होता है विच कैन परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल एज द मार्केट बाउंस बैक। तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा डिफेंसिव पॉस्चर 1 से 2 तिमाहियों के लिए, एंड एज दिस क्वार्टर सरपासेस और जैसे तिमाही के नतीजे आते हैं, बैंकिंग स्टॉक, सिलेक्टिव कैपिटल गुड स्टॉक्स, आई थिंक इसमें एक एक्सपोजर लेना स्टार्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। बिल्कुल, तो ये रिकमेंडेशन रहेगी यहाँ मयूरेश की, जिस तरह से सिनेरियोस बन रहा है। एक बार आज किस तरह से ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स, ऑयल एंड गैस पैक रिएक्ट कर सकता है? हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा वीक हुए थे कल भी, और क्योंकि एक सर्ज रहा और जब यहाँ सॉफ्टनिंग आपको क्रूड की दिख रही है तो उसके रिवर्स ट्रेड्स आपको जरूर दिखाई देंगे। गौरव, ऐसे में आज और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ बनेंगी? कल हमने देखा एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक, रिलायंस तो एक स्टॉक था जहाँ एक अच्छा मूव दिखा, कई सारे इस स्पेस से स्टॉक्स थे, लेकिन अब इसके रिवर्स ट्रेड्स जहाँ और ज्यादा आपको तेजी दिखती हो, जहाँ लगता हो कि शॉर्ट्स अब स्क्वीज होंगे, पेन स्टॉक हो गए, क्रूड जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होता हो, मेटल कूल ऑफ हो रहे हैं, और क्या कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हैं आज? देखिए बर्जर पेंट एक जो है जहाँ पे थोड़ा एक अच्छा असर हमको देखने मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी एक अच्छा हमको करेक्शन देखने मिला था। उसके अगर आप आवली चार्ट्स वगैरह भी देख रहे हैं तो एक अच्छा एक मूव अबाउट 645 वगैरह हमको देखने मिला, जहाँ पे एक गैप फिल करके ऊपर गया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और थोड़ी सी अपसाइड आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है, जहाँ पे स्टॉक जो है एक बार 680 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो आज के जो मेरे रडार पे रहेगा वो बर्जर पेंट रहेगा। एशियन पेंट भी एक अच्छे मूविंग एज से इसने एक बाउंस जरूर दिया है, लेकिन जो मूवमेंट था वो काफ़ी क्विक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमको देखने मिल चुका है। बर्जर जो है वो थोड़ा और बचा है कि यहाँ पे कम से कम आपको 680 690 तक भी एक बार देखने मिल सकती है। तो वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि बर्जर पे नजर रखी जा सकती है। राइट, एक पॉइंट डिस्कस करते हैं मयूरेश के साथ, वो है एसआईपी का डेटा। कल एसआईपी का डेटा आया, मंथली एसआईपी डेटा फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, 11,400 करोड़ के ऊपर आया। डेटा भी अभी तुरंत आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। मयूरेश, हमने देखा कि फरवरी का महीना काफ़ी चैलेंजिंग था। श्योर 15,600 आपको मार्च में बना होगा, लेकिन ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी देखी हमने। ऑफकोर्स 6-8 महीने से चल रही है बाजार में वीकनेस, लेकिन ये एसआईपी डेटा कमज़ोर नहीं पड़ रहा है। 11,500 वाला 11,400 विच इज़ एक्चुअली फ्लैट। ये जो एक लगातार फ्लो ऑफ मनी बाजार में आता जा रहा है, ये भी फॉल्स और क्वेश्चन कर रहा है आपके व्यू में? ये लगता है कि ये बरकरार रहेगा? वो एब्सोल्युटली अजय, एंड इनफैक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स हैव नाउ अंडरस्टूड कि आई थिंक बाजार में अगर आप लंबे समय तक रहते हैं तो आई थिंक कंपाउंडिंग ऑफ वेल्थ जो बाजार देता है वो कोई एसेट क्लास देता नहीं है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू रिटेल इन्वेस्टर्स। मुझे लगता है आई थिंक ये जो ट्रेंड है आप एसआईपीज का देख रहे हैं ये बरकरार रहेगा। इट जस्ट टच द सरफेस अजय। तो आई थिंक स्टैटिस्टिक्स क्लियरली इंडिकेट यही कर रहे हैं।
जैसे और पेनिट्रेशन बढ़ेगा टियर 2 टियर 3 टाउन्स में, और अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें डीमैट खातों का, आई थिंक जो 4 करोड़ डीमैट खाते पोस्ट कोविड खुले हैं, a maximum number have come in from tier 2 tier 3 cities. So I think more and more penetration into these areas जहाँ पे I think rural India में disposable income ठीक ठाक है और जो markets में आएगी, मुझे लगता है I think SIP flows will support markets and that is a very very good sign for the Indian economy. I think I would just like to add on this, Jay, on a lighter note, आप DISK और SRP के फिगर्स की जो मैं बात कर रहे हैं, I was just reading कि कहीं ये लिखा हुआ था कि DIS का जो जिस तरह का इस वक्त वॉल्यूम और कंट्रीब्यूशन है, वो तो ऐसा लगता है कि शायद इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट्स आत्मनिर्भर ही हो जाएगी कि FIs का तो अब इतना सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है पीछे के कई महीनों से। तो ऐसा भी ट्रेंड का ये डेटा आप जो देखें वेरी इंटरेस्टिंग, और इनफैक्ट अगर आप प्री ओपन के इस वक्त टिक्स देखें तो आपको सबसे ऊपर गेनर इस वक्त एशियन पेंट्स दिख रहा है, 10% की इस वक्त इंडिकेटिव टिक्स है। सिर्फ बाजार में सिर्फ क्रूड थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, कहीं से भी वॉर खत्म नहीं हुआ या अपने एलिवेटेड लेवल से वापस नहीं आया, लेकिन जिस तरह का एक सेंटिमेंटल इफेक्ट देख रहे हैं हम, थोड़ा सा मार्केट को इस वक्त सेटल होना देना पड़ेगा। लेकिन प्री ओपन में क्या देख रहे हैं आप डिम्पी? एक्चुअली यही सारे शेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से टूटे थे और वो ऊपर भी आए थे। और प्रियंका भाई आप बात बोल रहे थे ना, वॉर खत्म नहीं हुआ। एक्चुअली क्या मार्केट थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, वो वॉर खत्म होने से पहले ही रिएक्शन दिखा देगा और वॉर शुरू होने से पहले ही डर जाता है। तो ये कुछ वैसे ही आपको एशियन पेंट्स के अंदर या फिर आपको आज क्रूड वाले शेयर्स के अंदर या फिर ऐसे जैसे आप टाटा मोटर्स देखिए। अच्छा, कल आपने अगर मार्केट देख रहे तो एडीआर भी देखेंगे तो ICICI बैंक का एडीआर, टाटा मोटर्स का एडीआर जो यूएस के अंदर है वो भी कल काफ़ी अच्छे क्लोज हुए थे। टाटा मोटर्स से शुरुआत करूंगा मयूरेश जोशी। ये शेयर था बहुत बुरी तरह से पिटा था क्योंकि इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है। क्या ये शेयर उतनी ही स्पीड से ऊपर आएगा? क्योंकि आज से ठीक 1 महीने पहले हम टाटा मोटर्स को ऑटो पैक में सबसे अच्छा शेयर मानते थे। आ सकता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट डिम्पी। जब आपने ये स्टेटमेंट कही कि मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ये क्राइसिस का ईस्टर्न यूरोप या रशिया यूक्रेन में आई थिंक एक समाधान मिलेगा, आई थिंक दीज शेयर्स विल बाउंस बैक द मोस्ट। सबसे ज्यादा एक्सपोजर यूरोप में है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स आप देख रहे हैं, बट आई थिंक ऑयल एंड गैस और एनर्जी के डिपेंडेंस की वजह से जो आई थिंक एक उलझन रहेगा ईवीज और रिन्यूएबल्स की तरफ, ये और तूल पकड़ेगा। वी ऑलरेडी हर्ड कि यूरोजोन एक जबरदस्त बॉन्ड इश्यूएंस करने वाला है टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन ऑयल एनर्जी। तो टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी, या अगर ये इश्यूएंसेस आते हैं तो आई थिंक जो R&D कॉस्ट है सारे कंपनियों की, जो आई थिंक उलझन चल रहा है इन टर्म्स ऑफ कमिंग आउट विथ व्हीकल्स इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ये बहुत अच्छे स्टेट में रखेगा। और डोमेस्टिक बिजनेस में हालांकि 15% EBIT को कंट्रीब्यूट करता है डिम्पी। आई थिंक जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है नए इनके PV मॉडल से और CV टर्न अराउंड से, मुझे लगता है आई थिंक थोड़ी अर्निंग्स की स्टेबिलिटी आएगी। तो थोड़ा ये क्वार्टर पे मार पड़ सकता है बिकॉज ऑफ वॉर, राइजिंग कॉस्ट, मार्जिन प्रेशर, बट कहीं ना कहीं आई थिंक बाउंस बैक भी उतना ही स्मार्ट होगा टाटा मोटर्स की। कुछ का भी व्यू वापस से एक बार रिविजिट कर लेते हैं, वो भी इस तरह के बाजार को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। देखिए, अगर 2 या 3 दिन शेयर बाजार संभल जाता है, क्रूड अगर 110 के आसपास आकर के रुक जाता है, तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग बनी रहेगी। FI जिस प्रकार से सेलिंग कर रहे हैं वह भी रुकेगी। देखिए, मार्केट क्या फैक्टर इन कर रहा है, मेरे हिसाब से मार्केट $100 क्रूड पूरे साल को फैक्टर इन कर रहा है। तो अगर क्रूड $100 के आसपास रहता है, $100 से नीचे जाता है, तो एक पॉजिटिव सरप्राइज आएगी। हो सकता है कि जब 80 से 90 क्रूड गया था, 90 से 100 क्रूड गया था, हम थोड़ी चिंता में आने लगे थे। मगर इस समय अगर क्रूड 105 और 100 के आसपास जाता है, 100 के नीचे जाता है, तो मार्केट के लिए पॉजिटिव सरप्राइज है। मार्केट्स मेरे हिसाब से 100 से 105 क्रूड को फैक्टर इन कर रहे हैं, क्योंकि हम हर चीज़ क्रूड के दायरे से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि क्रूड को लेकर के मार्केट कुछ चीज़ें इस समय फैक्टर इन कर रहा है। आप निफ्टी की बात अगर करें तो प्रियंका, निफ्टी अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मगर 30 से 35% स्टॉक ऐसे हैं जो अपने हिस्टोरिकल एवरेज के नीचे आ चुके हैं। अगर आप ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो वहाँ पर 50 से 60% स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बेयर मार्केट में आ चुके हैं और अपने हिस्टोरिकल एवरेज में आ चुके हैं। उन्हीं क्षेत्रों में जाना चाहिए। स्टॉक्स की बात करें, हम कई दिनों से बात कर रहे हैं, ITC देखिए इस मंदी में नहीं गिरा है, आप देखिए इंडियन होटल इस मंदी में नहीं गिरा है, फोर्टिस जैसे शेयर इस मंदी में नहीं गिरे हैं। तो ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर ट्रेड्स नहीं है, मगर वही है कि इस मार्केट के अंदर आपको एक कंपल्सिव ट्रेडर नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि अगर आप शॉर्ट थे इस मार्केट के अंदर, तो देखिए आज आपको कवर करना ही पड़ेगा।
चलिए बिल्कुल, तो ये व्यू आप सुन रहे थे निकुंज का भी, और अब एक बार एक्सक्लूसिव खबर को भी हम देख लेते हैं। हमारी 9:05 की शेड्यूल्ड एक्सक्लूसिव खबर हमारे रिपोर्टर्स जो स्पेशली लेकर आते हैं आपके लिए। और आज खबर है पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर किस तरह की सरकार तैयारी कर रही है। तो जाहिर तौर पर कंज्यूमर्स पर ये बर्डन पास और नाउ एक 3-वे स्ट्रैटेजी बना रही है गवर्नमेंट, और ऐसी एक्सक्लूसिव खबर निकल कर आई है। हमारे रिपोर्टर के पास सारी डिटेल्स हैं। क्या ये 3-वे स्ट्रैटेजी है, किस तरह से बर्डन कम पड़े कंज्यूमर्स पर, क्या कुछ तैयारियां बताने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर प्रकाश बने हुए। प्रकाश, बताएं क्या आपके पास एक्सक्लूसिव खबर आई है। देखिए, क्रूड की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां काफी दबाव में हैं। हालांकि इसका अभी तक ज्यादा नुकसान कंज्यूमर को नहीं हुआ है, क्योंकि लगभग 3.5 महीने से भी ज्यादा समय से जो ओएमसीज हैं उन्होंने डोमेस्टिक जो रिटेल प्राइसेस हैं उसकी समीक्षा नहीं की है, कोई बढ़ोतरी नहीं की है। लेकिन सूत्र में बता रहे हैं कि जब अब उनका जो घाटा है पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर वो 15 रुपए के करीब पहुंच गया है, लिहाजा इसको ज्यादा समय तक होल्ड करके रखना काफी मुश्किल है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोलियम मंत्रालय से संपर्क किया है और इस बात की इजाजत मांगी है कि उन्हें तुरंत कीमतों की समीक्षा करने की इजाजत दी जाए। हालांकि जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें डीरेगुलेटेड हैं, कंपनियों को आजादी है कि वो उसकी समीक्षा कर सकती हैं, घटा सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, लेकिन 3.5 महीने से भी ज्यादा समय से कीमतों की समीक्षा नहीं की गई है। सूत्र में बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय जो है इस बात की समीक्षा कर रहा है कि पिछली बार जब एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी तो उसका क्या असर हुआ था। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि अगर फिर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने की स्थिति बनती है तो उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए और साथ ही साथ राजस्व का कितना नुकसान होगा। सूत्र में भी बता रहे हैं कि हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय इस बात के पक्ष में है कि तेल कंपनियों को जल्द इस बात की इजाजत दी जाए कि वो कीमतों की समीक्षा डेली बेसिस पर शुरू कर दे। हालांकि कंज्यूमर को भी राहत देने की जरूरत है, क्योंकि एक बार जब समीक्षा शुरू होगी तो कीमतों में बढ़ोतरी होगी, रिटेल कीमतें जो है पेट्रोल डीजल की, लिहाजा एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाए और कंज्यूमर को भी राहत दी जाए। इसके लिए 3 तरह की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। एक तो एक्साइज ड्यूटी में कटौती, दूसरा राज्यों से यह कहा जाए कि वो भी वैट में उतनी ही कटौती करें, और साथ ही साथ कुछ हिस्सा तेल कंपनियां भी अब्जॉर्ब करेंगी। इस तरह के फॉर्मूला पहले भी अपनाए गए हैं। हालांकि अब ये तमाम ऐसे विकल्प हैं जिस पर अभी चर्चा चल रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय लगातार संपर्क में है और इस पर आखिरी फैसला जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मरीश और साथ ही आपको एक एक्सक्लूसिव प्रकाश भी बताते हुए क्रूड के रिगार्डिंग कि हो सकता है आगे चल के क्रूड के कुछ दामों में बदलाव देखिए। खैर इस बीच निफ्टी आप देख पा रहे हैं 2.5% ऊपर और 16,750 के ऊपर खुलेगा। ये लेवल्स हो गए फ्रीज, क्योंकि 9:08 हो चुके हैं। और साथ ही आज की जो बढ़ने वाली श्रेणी में अगर आप निफ्टी के टॉप 5 शेयर देखेंगे तो आपको सिर्फ ऑटो बैंक यही सिर्फ दिखेंगे। आज IT के अंदर जो सबसे बढ़ने वाला शेयर है ना वो SL टेक है और इन्फोसिस है जो कि 1% ऊपर है। लेकिन अगर आप ऑटो में कोई भी शेयर फायर कर लीजिए, टाटा मोटर्स या फिर आप मारुति या फिर बैंकिंग में एक्सिस, SBI, HDFC सभी के सभी तेज हैं। अब एक क्वेश्चन यही उठता है, कुछ आपसे होगा ये क्वेश्चन सवाल, क्या SBI जैसे शेयर्स में वापस पोजीशंस लेनी चाहिए अब? जी हाँ, देखिए डेफिनेटली अगर हम इसका एक सिंपल वर्ड में आंसर दें तो SBI जैसे शेयर्स में पोजीशन लेनी चाहिए। बस यही एक कैविएट रहेगा कि आपका जो नजरिया है ये थोड़ा लंबी अवधि का हो। देखिए ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में जो हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं ये कोई फंडामेंटल कारण से नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और हमने असेट क्वालिटी भी इंप्रूव होते हुए देखी है। ये लार्जली रहा है आपका जो FI का सेलिंग आया है उसके हिसाब से। प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा मार पड़ी है, PSU बैंक्स में भी हमने देखा है कि उसका इफेक्ट आया है। लेकिन अगर हम प्योरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो प्राइवेट बैंक्स में भी बाइंग बनती है। और अगर हम PSU बैंक्स में बात करें तो एक SBI ही ऐसा स्टॉक है जो हमेशा इन्वेस्टर फेवरेट रहा है। बाकी PSU बैंक्स एक तरफ और SBI एक तरफ। तो अभी भी अगर हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखना चाहें तो इस लेवल पे भी ये स्टॉक लिया जा सकता है और ट्रेडर्स के लिए भी एक अच्छा बेट है, बिकॉज हम एक जो शॉर्ट कवरिंग रैली देख रहे हैं या जो एक बाउंस देख रहे हैं उससे देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक वापस 470 तक आ सकता है। 420 के आसपास एक अच्छा बेस बनाया है, वहां से करीब 470-475 भी ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में देख सकता है। तो ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के हिसाब से SBI में डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है।
सो एसबीआई में ये अपॉर्चुनिटी बनती है और कहाँ ट्रेडिंग के मौके हैं, क्या कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आई है, एक बार चलिए एक रिकैप देख लेते हैं बिफोर वी स्लिप इनटू द मार्केट ओपन। गौरव की तरफ से यहाँ जो बाय कॉल्स हैं उसमें सोलर इंडस्ट्री, उनको भरोसा है कि ये टारगेट आपको अचीव हो पाएगा। लॉरस लैब पे उन्होंने एक मीडियम रिस्क के लिहाज से एक आपको बाय कॉल दी है। जी शिपिंग में उनको हाई रिस्क कॉल लगती है। जमुना ऑटो में भी वो एक ट्रेड देने की यहाँ रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो ये स्टॉप लॉस और टारगेट्स आप सभी के नोट कर लें। दूसरी कॉल्स जो है चिराग की तरफ से कॉल्स हमें आई है BEL, जो जिसे वो कॉल ऑफ द डे भी कहते हैं अपना। BL में खरीदारी करने की राय, जी में खरीदारी करने की राय, टारगेट्स और स्टॉप लॉस आप नोट कर लें। साथ ही मैकडॉवेल में भी हाई रिस्क ट्रेड यहाँ उनकी कन्विक्शन है, जिस पर आपको टारगेट और स्टॉप लॉस आप देख पा रहे हैं। तो 3 कॉल्स यहाँ चिराग की, और साथ ही खुश की कॉल्स को भी एक रिकैप ले लेते हैं। खुश ने यहाँ चोला फाइनेंस को खरीदारी करने के लिए फॉर टारगेट ऑफ 660, ये पहली रिकमेंडेशन दिया है। टाटा मोटर्स पे वो मानते हैं फिर से 420 तक के लेवल्स आप जल्दी देख सकते हैं। और GNFC को फिलहाल अच्छे खासे सर्च हो चुका था, वहां सेल करने की कॉल राय दी है। और एक और कॉल जो कॉल ऑफ द डे मानते हैं वो है एशियन पेंट्स, जहां वो टारगेट 3000 तक का देख रहे हैं। तो ये सारी कॉल्स, और इसके बीच अब से बस कुछ देर जहां मार्केट ओपन होने की देर, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एक्सएफ निफ्टी आपको क्लियरली 400 पॉइंट्स इंडिकेट कर रहा है, जहां आप ओपन होने की तैयारी कर रहे हैं, कहां और मौके होंगे। इंडिकेटिव टिक्स को देखते हुए चिराग, कोई और ट्रेडिंग पिकअप यहाँ आइडेंटिफाई करना चाहेंगे? प्री ओपन लेवल देखिए, कोटक बैंक जो लेवल पे ओपन हो रहा है 1790 1800 लेवल्स पे, तो एक फ्रेश ब्रेकआउट पे ओपन हो रहा है। तो अगर ओपनिंग अगर 5 मिनट के लेवल पे सस्टेन करता है तो 1775 के स्टॉप लॉस पे लॉन्ग कर सकते हैं फॉर एन इंट्राडे टारगेट ऑफ 1840। इफ 1840 इज क्रॉस देन 1865 इज आल्सो पॉसिबल। इस बीच आप नीचे जो टिकर पे देख पा रहे हैं उसमें आपको इलेक्शंस का रुझान भी आपको दिख रहे हैं। अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट है 403 सीटें जो कि उत्तर प्रदेश में से हैं, अब उसमें रुझानों में अगर 20 सीट और आ गई तो कम से कम बीजेपी की सरकार बन जाएगी। 186 सीटें अभी वो रुझानों में आगे चल रहे हैं। और कोइंसाइड कर रही है डिम्पी, आपकी रीडिंग एकदम मार्केट खुलने के 2 मिनट पहले आ रही है, देखिए एग्जैक्टली। अब अजय हो भी, इसलिए आप देखें ना, 200 के उस पार आया और बाजार उस समय खुला तो वैसे ही पुश आ जाएगा, वैसे ही पुश भी आ जाएगा। और अजय एक और इम्पोर्टेंट चीज देखिए कितना खुश हो रही है बात सुन के। लग रहा है मयूरेश बीजेपी के सपोर्टर है। मयूरेश, आप ये भी क्लियर कर दीजिए अजय को कि आप बीजेपी के सपोर्टर है कि नहीं है। और दूसरा ये भी बता दीजिए, अगर बाजार खुलते ही 200 सवा 200 सीटें आ गई, फिर तो ये 12 बजे क्या, आपको 10 बजे ही हो सकता है आपको ये 17,000 की तरफ ले जाए, उसके ऊपर ले जाए। सर मैं बाजार का सपोर्टर और बाजार अगर खुश हो तो मैं बहुत खुश रहता हूँ। ये तो हमारे ये तो गौरव, चिराग खुश सभी होंगे, सभी बाजार के सपोर्टर हैं। बिल्कुल, बाजार शुड विन, मे द बेस्ट पार्टी विन, क्यों है कि नहीं? तो मेरे अगर ये 200 सीटें आ गई हैं और अब मार्केट खुलते ही आ गई हैं, तो और शॉर्ट स्क्वीजिंग होगी या फिर एक गैप अप के बाद बाजार थोड़ा शांत होगा, ठंडा होगा, उसके बाद फिर नई तेजी के बारे में तैयारी बाद में सोचेंगे? फिलहाल आज का दिन बहुत हो जाएगा, कम नहीं है 400 पॉइंट नहीं हो तो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है और भी जो बची कुछ शॉर्ट्स है सिस्टम में शायद और भी सीज हो। तो आई थिंक इवन विद द गैप अप शायद निफ्टी और 100 पॉइंट भी चले इफ मोर सीट्स आर एडेड ऑन टू द काउंट। तो आई थिंक आई विल नॉट बी सरप्राइज, बट उसके बाद शायद मार्केट कंसोलिडेट हो और फिर वापस हम शायद ग्लोबल फैक्टर्स की तरफ देखते रहे। ठीक है, बाजार खुलने में भी ज़्यादा समय नहीं रह गया, 40 सेकंड। आज एक्चुअली में ज़्यादा ईगरनेस के साथ वेट हो रही होगी उनकी जो होगी बुल्स हैं, या फिर मार्केट में एवरेज करके बैठे थे पिछले 102 दिन में। और अजय 2-3 दिन पहले बता भी रहे थे कि 15,800 पे जो RSI है, जो PCRs हैं, जो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं टिपिकली जो हम देखते हैं, वो सब कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड होते दिख रहे हैं। आज उनको सबको रिवॉर्ड मिलेगा। सेंसेक्स 1500 पॉइंट ऊपर का पहला टिक दिखाएगा, बैंक निफ्टी भी कुछ ऐसे ही करेगा। आज बैंकिंग स्टॉक्स पर ज़्यादा ध्यान रखेगा, एक्चुअल में शॉर्ट कवरिंग सेक्टर के हिसाब से बैंकिंग और ऑटो में ज़्यादा दिखेगी, इसलिए फ्रंट शेयर्स भी आपको वही देखने को मिल रहे होंगे। और अभी आप देख पा रहे हैं कि शुरुआती 134 सीटों के रुझानों पर 74 पे बीजेपी आगे चल रही है। ये सारी की सारी इलेक्शंस का कवरेज भी आपको एक ही चैनल पे मिलेगा। ग्लोबल खबरें, इलेक्शन का मैंडेट, टेक्निकल व्यू, फंडा व्यू, साला एफ&ओ व्यू, ये सब के सब आपके सामने आएगा। खैर पहला टिक आना शुरू हो गया है और निफ्टी ने जो पहला टिक दिया उस हिसाब से 16,700 के ऊपर, 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी, और सेंसेक्स भी शानदार 55,800 के ऊपर आज खुला है।
अच्छी बाइंग मार्केट के अंदर आज शुरुआती कारोबार में आपको देखने को मिल रही है और ज़्यादातर शेयर इस समय आपको तेज़ हैं। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी शेयर के अंदर कैसे कैसे आप आज बढ़त देख पा रहे हैं। टाटा मोटर्स लीडर है, एक्सिस बैंक के अंदर आज तेज़ी है, बजाज फिनसर्व फाइनेंस दोनों तेज़ हैं। आपको ध्यान होगा संजीव वसीन हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कल इन दोनों शेयर्स के बारे में बात करी थी। आज भी वो 10 बजे जुड़ेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। HDFC के ट्विंस आज चल रहे हैं, अच्छी बात है कि 2-3% इसमें बढ़त है। SBI आज 4% के गैप के साथ खुला अभी भी मेंटेन कर रहा है। ICICI बैंक भी है। इकलौता शेयर जिसमें प्रॉफिट बुकिंग लाजमी थी कि आ सकती थी वो है ONGC भी दिखाई आज 4% टूटा। कोल इंडिया के अंदर भी 3% की गिरावट और टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग टाटा स्टील और हिंडाल्को के अंदर आपको शुरुआती रुझानों में देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन आज 100 का आंकड़ा भी नहीं है डिक्लाइंस के पास। कल हम अच्छे नोट पे बंद हुए हैं, उसके बाद आज हमने गैप किया। 1600 शेयर इस समय आपको एडवांसेस में दिख रहे होंगे। ये बाजार की कोर स्ट्रेंथ को आपको बता रहा है जो कल भी हमने नोटिस की थी। 15 मिनट बाद आप विक्स देखना, और विक्स हो सकता है अगर 22 के नीचे खिसक जाए तो अब आप बहुत कंफर्टेबल जोन में हो। अब आप मान लीजिएगा कि 16,300 16,200 वाला अब आपका बेस तैयार हो चुका है। मिड कैप शेयर्स के बारे में प्रियंका आपको बताएंगी कि मिड कैप शेयर्स में इस समय क्या चल रहा है। फ्रंट एंड शेयर्स मैंने बता दी प्रियंका। बिल्कुल, जिन पे आप इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है, ऑटो, आप बैंक्स, इन्हीं पर आप ज्यादा देखेंगे। मिड कैप स्पेस में भी जहाँ रुझान है, सबसे आपको टॉप गेनर मिड कैप स्पेस में इस वक्त अशोक लेलैंड दिखेगा 6% तेजी के साथ। अपोलो टायर आपको 5.5% तेजी के साथ। आपको स्पेशलिटी केमिकल्स दीपक नाइट्रेट लगभग 4.5% के साथ। एसएसएस सिक्योरिटी, एयू स्मॉल फाइनेंस और आपको कुछ और काउंटर्स फ्रॉम बैंकिंग स्पेस लाइक यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, टीवीएस मोटर, यहाँ पर आपको एक अच्छी तेजी दिख रही है। एमएनएम फाइनेंस आपको आज फिर 4% की तेजी है। कल भी ये 5% काउंटर तेज था, आज भी आपको अच्छी तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। एक बार गिरने वाले शेयर्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें कुफोर्ज आपको सबसे ज्यादा ड्रैगर वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेक से प्रमोटर कुछ स्टेक सेल कर रहे हैं एट अ डिस्काउंट, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गिरावट है। ऑयल इंडिया जाहिर तौर पर एक प्रेशर, क्योंकि ऑयल एंड गैस बैक में आज सारा प्रेशर है, क्रूड थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि मेटल्स और ऑयल थोड़े से वीक जरूर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक बार क्विकली एफएनओ में भी देख लेते हैं कि वहाँ किस तरह की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रहे हैं। तो क्लियरली आपको जो शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं वो बहुत तेजी से आपको ऑटो पैक में, लार्ज कैप ऑटो हो चाहे मारुति हो, टाटा मोटर्स हो, यहाँ पर आपको क्विकली शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहा है। बैंकिंग स्पेस से आपको स्टॉक्स लाइक एक्सिस बैंक, HDFC अब आपको 22 से 74 3.5% की तेजी आपको यहाँ HDFC पर भी फिलहाल दिखाई दे रही है। सो ये सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। एक बार अपने एक्सपर्ट से भी राय ले लेते हैं। खुश, क्या होंगे आपकी इनिशियल ट्रेड्स, अगर यहाँ कोई और आप ऐड करना चाहेंगे स्टॉक्स? जी नहीं, मैं यहाँ वेट करना चाहूंगा, बिकॉज देखिए जो भी सारे इनिशियल लेवल्स दिए थे वो सारे तो या तो टारगेट्स पे खुले हैं या खुलते ही टारगेट्स के पास चले गए हैं। आई वुड रादर वेट फॉर द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स, 10-15 मिनट वेट करके मार्केट को जरा सेटल होने देंगे, फिर वहां से एक नया ट्रेड लिया जाएगा। अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात की जाए तो बाटा यहाँ से अच्छा लग रहा है, बाटा इंडिया, बट ये भी काफी ऊपर खुला है। आई वुड वांट द मार्केट टू सेटल और फिर एक नई ट्रेड की तरफ दिशा बनाएंगे। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर एक्चुअली यही कन्विक्शन एक समझ में आ रही थी कि अगर हम ऑलरेडी गैप अप के साथ ही खुलते हैं तो यहाँ ट्रेडिंग के मौके कितने बल पाएंगे। यानी कल जो पोजीशंस लेके गए, कल जो BTST करना चाह रहे थे, उनके लिए तो फेवरेबल दिन दिख रहा है, लेकिन अभी फिलहाल नई पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? गौरव, आप कुछ इंडिकेट कर, यहाँ इंडिकेशंस आपको आ रही हूँ अगर कोई नए ट्रेड्स पर, या फिर आप अपनी परफॉर्मेंस कॉल्स की शेयर करना चाहें? देखिए, अगर नए ट्रेड्स की अगर बात की जाए तो 1-2 स्टॉक्स है वो रेडार पे जरूर है, लेकिन फर्स्ट 15-20 मिनट्स की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग गैप से खुले हैं। तो जो एक थोड़ा नेगेटिव साइड में लग रहा है वो है JSW स्टील। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल कल भी ये वीक ही था इतने स्ट्रॉन्ग मार्केट में, आज भी जो है ये सॉफ्टली ट्रेड कर रहा है। कोई राइज अगर आपको 635 तक या आसपास में मिलती है तो आप सेल कर सकते हैं 645 के स्टॉप लॉस से। नीचे में 610 615 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। नज़ारा है ये, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर आपको 15 मिनट से क्लोज अगर आपको 1800 के ऊपर मिल जाती है तो यहाँ पे एक इंट्राडे पर्सपेक्टिव को काफ़ी अच्छा बाउंस आपको देखने मिलता है टुवर्ड्स 1840 1850। तो आप 1770 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका मैं पहले वेट करूँगा 15-30 मिनट्स। रही बात की किस तरह से जो स्टॉक्स थे, जैसे हम बात चर्चा कर रहे हैं सोलर इंडस्ट्रीज, ये आपका 2-2.5% ऊपर है। जमुना ऑटो ये टारगेट्स के नज़दीक आ रहा है। तो स्टॉक्स जो है वो काफ़ी एक्सपेक्टेड नोट पे ओपन हुआ है। यहाँ पे अब बस फॉलो बाइंग जो है उसकी काफ़ी एक इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। राइट जेंटलमैन, स्टे विद अस। एक हम आपको बड़ा व्यू लाएंगे फंडामेंटल साइड से, फंड्स के साइड से। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा दिन है आज। मिस्टर बाला को भी हम ज्वाइन कराएंगे अभी, MD and CEO ऑफ बिरला म्यूचुअल फंड।
कल ही हमने देखा एसआईपी का डेटा बहुत स्ट्रांग आया है। आज मार्केट एक स्ट्रांग ओपनिंग के बाद मामूली डिप के बाद वापस डेज हाई की तरफ आ गया। यही डिप की बात कर रही थी प्रियंका। बाकी जब हम हमारी टेक्निकल पैनलिस्ट से बात कर रहे थे कि एक तो गैप अप होगा जो शॉर्ट कटेंगे और जो लॉन्ग ब्रेव लॉन्ग्स कैरी किए थे ओवरनाइट, लेकिन उसके बाद फर्स्ट 10-15 मिनट्स में जब बाजार नीचे आएगा तो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो फीलिंग कहते हैं, जो इस इम्प्रूव्ड सेंटिमेंट को राइड करना चाहते हैं वो लोग भी आएंगे। अगर आप इंटरडे चार्ट देखें तो आपको एग्जैक्टली वही नज़र आएगा प्ले आउट होता हुआ। बाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाला, गुड मॉर्निंग और ET Now स्वदेश के स्टूडियोज में आपका स्वागत है। चैनल पे तो आप रेगुलरली आते रहते हैं, लेकिन स्टूडियो में बहुत दिनों बाद आपके साथ बात करके अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, कांग्रेचुलेशन, देखिए कितना सॉलिड एसआईपी ट्रेंड तो बरकरार रहा कल का डेटा देख के। Thanks Ajay for having me part of the show today. Of course म्यूचुअल फंड का अब लास्ट 3-4 महीने से देखते हैं क्लियरली एसआईपी का एक बार जो मोमेंटम गिर गया था लास्ट ईयर, वी हैव सीन द मोमेंटम कमिंग बैक। हर महीने में एसआईपीज का तरफ से जो इन्फ्लोज आ रहे हैं इज बीन समवेयर इन द रेंज ऑफ अबाउट 11,500 crores एंड ईच मंथ मेरे हिसाब से एक तो नया माइलस्टोन बनते जा रहे हैं ओवरऑल एसेट मैनेजमेंट में। सेकेंड इज एसआईपी में हर महीने में वी सी एन इंक्रीमेंटल एएम कमिंग इन। तीसरा एक है एक्चुअली द नया फोलियोज जो खुलते जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, वो भी ईच मंथ वी आर सीइंग एक्चुअली इम्प्रूव्ड पार्टिसिपेशन कमिंग फ्रॉम जो नया इन्वेस्टर्स कभी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया है और जो इन्वेस्टर्स मार्केट में जाके डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है और अभी रिसेंट वॉलेटिलिटी का देख के उनका भी जो म्यूचुअल फंड का जो समझ में आते हैं अभी वो बेसिस में भी मेरे हिसाब से जो इन्फ्लुएंस आ रहा है। आई थिंक क्लियरली द लास्ट 4-5 साल से जो म्यूचुअल फंड एस्टेब्लिश हुआ दैट मार्केट के गिरने से जो कॉन्फिडेंस जो बढ़ते हैं एक्चुअली लॉन्गर टर्म बिल्ड करने के लिए, वो एक्चुअली ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहे हैं, उम्मीद भी ज़्यादा उसकी वजह से आ रहे हैं। पहले ऑलमोस्ट अबाउट 10 years बैक कभी मार्केट में वॉलेटिलिटी होता है तभी लोग डर के निकालने के लिए कोशिश करेंगे, सवाल बहुत आते जाएंगे दैट मार्केट तब तक गिरेंगे और पैसा कभी निकालने टाइप्स क्वेश्चन आएंगे। अभी निकालने के क्वेश्चन उतना नहीं आते हैं, इट्स मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आते हैं। सो दैट समथिंग इन माय व्यू इज अ गुड चेंज। एसआईपी इज कमिंग इज अगेन गुड न्यूज़ फॉर द इंडस्ट्री। बाला, ये जो लास्ट 48 आवर्स में मैं कहूँगा ये जो चेंज इन सेंटिमेंट आया है, रिस्क ऑन वापस आ गया बाजार में, कुछ हद तक यूक्रेन कमेंट्स के शायद 15 दिन हो चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को, अब ईज आउट होंगे, लेकिन बड़ा पुश आया है कमोडिटी क्रैक का। आपको लगता है कि कमोडिटी का पीक इज इन प्लेस और यहाँ से धीरे धीरे स्लाइड करेंगी? क्योंकि आफ्टरऑल वही इशू है कि इन्फ्लेशन कितना रहेगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में ईट अप हो जाएगा ये इम्पैक्ट, बट आपको लग रहा है एक पीक इज इन प्लेस या कह नहीं सकते अभी, टू अर्ली टू से? एक तो रिस्क ऑन नहीं बोल सकते, रिस्क ऑन इज बैक करके बोल नहीं सकते क्योंकि लास्ट 2 दिन का जो बाउंस बैक आया है क्लियरली इट इज एक्चुअली द आउटकम ऑफ जो पहले जो जोर से मार्केट गिरा था ऑन वेरियस कंसर्न्स विच इंक्लूड्स कमोडिटी प्राइस गोइंग अप, ऑयल टचिंग $130, उसका वजह से जो इम्पैक्ट जो आया था क्लियरली हैड टू सी कम बाउंस बैक। प्लस ऑल्सो जो बातचीत जो चल रहा है आज के दिन पे बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया and some favorable outcome will definitely bring back some stability on the commodity prices. But clearly एक तो आपको एक समझ के चलना पड़ेगा जो नया इश्यू जो हुआ especially in commodity pricing, it actually completely changed the equation, the way the economy is getting built, the way the hope जो पहले बन रहा था the global economic recovery बहुत जल्दी से आ सकता है पोस्ट पैंडेमिक ओपनिंग के बाद, वो मेरे हिसाब से और थोड़ा डिले हो जाएंगे। क्लियरली द कमोडिटी प्राइसेस जो इतना जोर से बढ़ा ऑल टाइम हाई दैट वी आर सीइंग इन एवरी कमोडिटी दैट वी आर सीइंग ऑल टाइम हाई के हिसाब से देख रहे हैं। अगर ये लेवल पे अगर कमोडिटी प्राइस के चलते रहना चाहिए, इट हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इनपुट कॉस्ट फॉर वेरियस सेक्टर्स हु आर डिपेंड ऑन कमोडिटीज। उसका भी आई थिंक नो कंट्री कैन अफोर्ड दैट, सो दैटफॉर इट हैज टू करेक्ट। बट द क्वेश्चन वुड बी इतना जोर से करेक्ट होएंगे और धीरे धीरे करेक्ट होएंगे। ये ऑफकोर्स कमोडिटी प्राइसेस ऊपर रहने से इट ऑल्सो बेनिफिट्स मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। अगर उनका अगर कमाई बहुत बढ़ गई है, उनका भी इन्वेस्टमेंट सरप्लस मार्केट में आएंगे, विल टेक सम टाइम। देयरफॉर इट टू अर्ली टू टेक ए कॉल दैट सब कुछ अभी ठीक हो जाएगा, रिकॉन इज कमिंग बैक। बट रिस्क अभी सबको समझ में आया है। दिस समथिंग आई थिंक विल मेक पीपल रियलाइज धीरे धीरे करके। इसमें आई थिंक एज वी सी प्रोग्रेस कमिंग इन ऑन द पॉजिटिव साइड, पार्टिसिपेशन भी मेरे हिसाब से बढ़ते जाएंगे। Alright,
राइट मॉर्निंग बाला, प्लेजर टू हैव यू इन आवर स्टूडियो। तो एक और जो स्पेस जिस पर व्यूअर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स काफी एक्साइटेड रहते हैं, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस। अगर आप जनवरी के एसवाईपी डेटा को देखें तो आपको स्मॉल कैप फंड्स में अभी भी अच्छा खासा वॉल्यूम दिखा है एज कम्पेयर टू मिड कैप और लार्ज कैप। अगर आप फरवरी के ट्रेंड हमसे शेयर कर पाए, क्योंकि ये दो स्पेस हैं जहां बहुत एक्साइटमेंट भी दिखी है पीछे के 2 सालों में, और ये दो स्पेस हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप जहां बहुत ज्यादा बीटन डाउन लेवल्स भी देखे बिकॉज ऑफ दिस टर्मोइल, ग्लोबल टर्मोइल। यहाँ पर आपने किस तरह का डेटा फिगर्स देखे हैं अगर फरवरी के हम डेटा की बात करें तो? See, I think last 1 साल में आप देखते हैं clearly the flows into the mutual funds have been coming more into the flexi cap, multi cap, small and mid cap and balanced advantage fund, क्योंकि and asset allocation fund, ये 4-5 में I think inflow आते जा रहे हैं। Clearly the last 2 महीने में आप देखते हैं clearly the fall that has come in the mid and small cap companies was largely on account of 2. One, uncertainty of growth coming back. And second is margin money. Whenever it gets triggered, the market volatility increases, naturally people will sell those stocks which are part of your portfolio. उसका वजह से भी I think mid and small cap में बहुत नुकसान आया actually the last एक महीने में, which in my view it should be seen as an opportunity, क्योंकि small and mid cap companies का performance हमेशा 5-10 साल के हिसाब से measure करना चाहिए. We should not link it to the large cap and then look at the return on a quarter-on-quarter basis or a year-on-year basis. ये 5 साल का अगर टाइम देखते हैं, ये सेक्टर का आउट परफॉर्मेंस जनरली ओवर निफ्टी और सेंसेक्स और जनरली ओवर लार्ज कैप कंपनी जाते हैं, जनरली सब्सटेंशियली हायर हिस्टोरिकली। एंड पोस्ट पैंडेमिक द उम्मीद ऑन जो इकोनॉमिक रिकवरी का उम्मीद जो अभी भी है उसमें ऑफकोर्स बिल्कुल शक नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स आर गोइंग टू एक्चुअली फोकस ऑन ब्रिंगिंग बैक द इन्वेस्टमेंट्स इन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसका वजह से जो कंपनीज का जो बहुत बेनिफिट होएंगे विद इंक्लूसिव ग्रोथ इंडिया इज लुकिंग एट इट, स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज का लॉन्गर टर्म में फायदा हो सकता है। या मिस्टर बाला, क्योंकि बिकॉज द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, अगर आज आप इलेक्शन रिजल्ट्स की बात ना करें तो इट विल ऑफ कोर्स माइट नॉट एक्साइट आवर व्यूअर्स या दे विल फील इट ट्रीट कि अगर उन्हें इस पर भी एक व्यू मिलता हो। तो आपका क्या कहना है? क्योंकि जब भी हमने देखा है कि बीजेपी कम्स इनटू पावर उसके बाद मार्केट चीयर अप करते हैं और ये सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं, कुछ हफ्तों के लिए नहीं, इनफैक्ट मंथ ऑन मंथ भी रिटर्न्स मिलते हैं। इनफैक्ट इमीडिएट मंथ के बाद ही आपको अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते हैं। व्हाट वुड बी योर रीडिंग? आप कैसे इस पूरे वर्डिक्ट को, इलेक्शन वर्डिक्ट को रीड कर रहे हैं? सी जनरली इलेक्शन वर्डिक्ट का एक मार्केट का एक तरफ से देखते हैं, एक तो वेदर इज लीडिंग टू अनसर्टेनिटी। एज लॉन्ग एज देयर इज नो अनसर्टेनिटी देयर इज स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द वोटिंग पैटर्न के हिसाब से जो शो ऑफ कॉन्फिडेंस जो कह सकते हैं इज ऑल्सो समथिंग इज रिफ्लेक्ट्स ऑन द इलेक्शन आउटकम। एज लॉन्ग एज देयर इज अ शो ऑफ कॉन्फिडेंस कमिंग फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज on the various government administration work that they are doing and getting it re-elected, uska impact I think it removes uncertainty in the market. Therefore iska can only have a positive impact on the continuity factor. So मेरे हिसाब से जो आज का जो crucial day है, especially on UP election का outcome जो है, already exit poll is already talking about the last week. Of course the real outcome as it comes in definitely will have some kind of positive impact. बाला, चलिए एक स्पेसिफिक बात करते हैं इस मामले में, क्योंकि सी लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में शायद ये इमीडिएट लॉन्ग टर्म में के लिए ना इम्पैक्ट करे, बट शॉर्ट टर्म में एज अ पीस ऑफ ओवरऑल मार्केट ये इम्पैक्ट करेगा कि क्या कंटिन्यूटी रहेगी गवर्नमेंट की, रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस बरकरार रहेगा या बैकफुट पे आ जाती है गवर्नमेंट। तो इस वजह से ये ज़रूरी है यूपी का इलेक्शन इन पर्टिकुलर, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अगर हम वहाँ की बात करें तो आपके हिसाब से कितना लेवल सीट्स बीजेपी की इन द प्राइस हैं? 250 के आपको लगता है इन द प्राइस है? 230 250 इन द प्राइस है मार्केट के हिसाब से? और मार्केट प्लीज होगा 250 प्लस रीडिंग में, और शायद डिसअपॉइंट हो अगर बेयरली स्क्रैप थ्रू करके मेजॉरिटी आती है। अगर उस पर कुछ राय दे सकें। Of course, I must confess, I am not a political expert, but फिर भी the market के जो expectation चलते रहते हैं, the ranging from 235 to 300 का number जो है, clearly the market was more in the range of about 250 to 260. I think as long as that comes, clearly I think the government get re-elected, as you rightly put it, जो continuity factor का जो impact बहुत जोर से आते हैं, especially on reform activities, that will have an impact. I think once election का एक बार खत्म होने के बाद I think market will start looking at the macro development. I think from India के लिए आप macro development आप देखते हैं with the oil going to about $110-112, uncertainty that has come in the global economy on commodity prices, inflation,
एंड इंडिया के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरह आगे पीछे हो सकता है। ये सब में अगर देखते हैं तो मैक्रो फैक्टर विल स्टार्ट प्लेइंग अ रोल मोर देन दी इलेक्शन आउटकम एंड कंटिन्यू फैक्ट। आज के दिन में रिफॉर्म का उतना चिंता नहीं होता है, जितना चिंता है आज के दिन पे इंटरेस्ट रेट राइजिंग का इम्पैक्ट कितना आ सकता है, करेंसी वॉलेटिलिटी कितना तक जा सकता है, एंड ये दोनों की वजह से आरबीआई का कितना लीवे रहेंगे फॉर कीपिंग इंटरेस्ट रेट स्टेबल फॉर टू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये सब एक्चुअली सवाल उठना शुरू हो जाएंगे फ्रॉम मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू, मूविंग अवे फ्रॉम द इलेक्शन एंड यूक्रेन वॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Alright, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बाला फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो एंड शेयरिंग ऑल दिस विद आवर व्यूअर्स। तो आज एक बड़ा दिन जिस पर हम एक व्यू ले रहे थे बाला से भी, और आप देख रहे हैं कि मार्केट में जो अब शुरुआती तेजी थी वो थोड़ी सी अब नीचे जरूर आई, यानी जिस गैप अप के साथ हम खुले थे वहां से कुछ 100 ऑड पॉइंट्स हम करेक्ट हुए हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सॉफ्टनेस आई है, लेकिन ट्रेडिंग के मौके कहाँ बनेंगे एक बार ये समझ लेते हैं। हमारे सारा ही टेक्निकल एनालिस्ट का पैनल हमारे साथ बना हुआ है। इस वक्त अगर आप शॉर्ट्स कवर होते हुए देख रहे हैं तो अब ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी दिख रहा है। गौरव, मादसन सुमीन, यहाँ क्या वो व्यू बनेगा? 6.5% तेज है इस वक्त, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर अब भी एंट्री के मौके हैं या फिर काफी हद तक प्राइसिंग कर लिया बाजार ने? कोई ट्रेडिंग पिक्स आप आइडेंटिफाई कर पाए हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, अगर मैं मदरसन सुमी देखता हूँ तो आज हमने इसको गैप अप के साथ में देखा था, और जो गैप था उसके बाद में अगर आप अभी 15 मिनट का कैंडल अगर देखेंगे तो जो उसने हाई बनाए थे 139 के करीब, उसके बाद में प्रेशर ही नीचे में देखने मिला है। तो ये ऊपरी लेवल्स को, गैप अप के लेवल्स को जो है फिलहाल सस्टेन करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं कॉशियस रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक रैंडमली लेवल से ये बाउंस बैक किया है और वहाँ पे भी सस्टेन नहीं हो पा रहा था। जब तक ये एक अच्छा खासा स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं आएगी, मेरे हिसाब से यहाँ पे मदरसन सुमी को थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि एक 15-30 मिनट से क्लोजिंग बेस पे ट्रेड लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिक्कत की बात वो आ रही है कि काफ़ी गैप अप होने के बाद में स्टॉक्स जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। आप कोई भी अच्छे क्वालिटी मिड कैप्स को या अच्छे लार्ज कैप्स को आप देख लीजिए, ऊपर में आपको थोड़ा प्रेशर देखने मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर एक स्टॉक जो है जो थोड़ा अच्छा लग रहा है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा एक आवली चार्ट्स पे एक कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर आया है, तो यहाँ पे 1360-1355 के स्टॉप लॉस आप इसको बाय कर सकते हैं। ऊपर में मुझे लग रहा है कि 1410, 1415 के लेवल्स पर आपको देखने मिल सकते हैं। चलिए खुश के पास जाते हैं। खुश, मैं आपको एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग मुझे याद आ रहा है, प्रियंका से बात कर रहे थे, जो मैंने सोचा खुश के ऊपर यूज करूंगा। खुश तो बहुत हो गए तुम, खैर खुश तो हम सभी हैं आज स्क्रीन को देख के। लेकिन सकी आप ये बताइए कुछ किस तरह के ट्रेडिंग आइडियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप बाजार खुलने के बाद? क्योंकि ये तो बात है कि अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत ही बड़ा इंक्रीमेंटल नेगेटिव ना आए, जितना हम टाइम पास करके ऊपर आएंगे उतने चांसेस ऑफ रीटेस्टिंग लोज कम होते जाते हैं। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं जो थोड़ी मंदी में आप एंटर करना चाहेंगे? थोड़े से नीचे भाव आए तो आप एंटर करना चाहेंगे लॉन्ग ट्रेड्स? जी हाँ, पहले मैं आपके उस डायलॉग का जवाब दे दूं। अक्सर लोग मेरी पर्सनालिटी और मेरे नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा नाम खुश है और पर्सनालिटी खुश है, आपने दोनों को सही तरह से पकड़ा। बिल्कुल। जी हाँ। देखिए, मार्केट्स ऑलरेडी हमें एक काफी अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, लेकिन एक सेलिंग प्रेशर है। बट दिस इज लार्जली बीटीएसटी का जो सेलिंग प्रेशर होता है, जो कल ट्रेड्स लेके गए थे, वो ऑब्वियसली इतनी अच्छे गैप अप में, इतने अच्छे मुनाफे में प्रॉफिट्स बुक करना चाहेंगे। तो वो ही एक प्रेशर है जो दिख रहा है। मैं इस जो मार्केट में हम सुबह अभी जो फॉल देख रहे हैं, इसे कहीं नेगेटिवली नहीं ट्रीट करूंगा, बिकॉज दिस इज लार्जली द बीटीएसटी प्रेशर। और इसलिए 10-15 मिनट नहीं, हम करीब आधे घंटे का डेटा देखते हैं टू अंडरस्टैंड मार्केट क्या डायरेक्शन बना रहा है। इनफैक्ट जिसे हम कहते हैं 10 AM मूव। दैट सेड, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो इतना पॉजिटिव खुलने के बाद भी और मोमेंटम गैदर कर रहे हैं। जैसे एसआरएफ इज अ केस इन पॉइंट। हमने देखा कि स्टॉक की ओपनिंग हाई हुई थी, लेकिन वहां से भी स्टॉक और ऊपर जा रहा है। ये एक ऐसा काउंटर है जो हिस्टोरिकली वेल्थ क्रिएटर रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ट्रेडिंग भी अगर आप करें तो ऐसे स्टॉक्स में करें जिनमें आप इन्वेस्ट करके भी रहें तो भी आपको दिक्कत ना हो। तो ये फिलॉसफी से हम स्टॉक्स सिलेक्ट करते हैं। तो एसआरएफ ऐसा काउंटर है जहां पे आप अगर नीचे के स्तरों पे कभी लेके या ऊपर के स्तरों पे लेके कहीं नीचे रुकना भी पड़े तो दिक्कत नहीं होगी। आज भी ट्रेडिंग के हिसाब से भी अच्छा बाउंस दिखा रहा है और इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो कोई ट्रेडर चाहे तो 2300 के टारगेट के लिए एसआरएफ यहां से बाय कर सकते हैं 2250 के स्टॉप लॉस से।
ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। आप इस वक्त आप कॉल्स देखें तो आप 17,000 की कॉल्स पे आपको अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा, आपको 16,800 की कॉल्स पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट आएगा। इनफैक्ट डिम्पी इसे बेटर ट्रैक करते होंगे। डिम्पी, अब 17,000 की कॉल के ओपन इंटरेस्ट को देख के तो लग रहा है बाजार इसे जल्दी अचीव कर लेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 17,000 के कॉल्स के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट है, लेकिन एक्चुअली में आज मैं अजय से सुबह यही बात कर रहा था कि जो स्क्वीजिंग होएगी ना वो होगी 16,400 वाली कॉल के अंदर। एक बार अगर आप 10 तारीख की आज की एक्सपायरी की 16,400 वाली कॉल दिखाइए, 16,300 वाली कॉल दिखाइए, प्रियंका आपको परसेंटेज में कितना होना चाहिए वैसे उसका परसेंटेज आपके हिसाब से गेन होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 200% तक का गेन है, 150% तक गेन है, और एक दिन नहीं है, 2-2 दिन का गेन है। आइए 100 रुपये वाली कॉल सीधा आप देख रहे हैं 238 से, ये आज 53% का ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि जितनी पोजीशंस थी उसमें से 50% से ज़्यादा लोगों ने आज ही खाली कर दिया माल। वो डर गए कि अब 16,400 पता नहीं आएगा, ये वापस नहीं आएगा। ये बहुत तेज़ी से चलने वाली सारी कॉल्स हैं। और एक बार 17,000 की कॉल भी देख लेते जो अभी आप कह भी रहे थे, एक बार 17,000 की कॉल्स भी दिखाई, क्योंकि आज 10 तारीख की है इसलिए आपको प्रीमियम शेडिंग दिखेगी, प्रीमियम ज़्यादा नहीं दिखेंगे, बट ठीक है वो एक्टिव होगी। परसेंटेज में आप देखेंगे तो आपको एक्टिव दिखेगी, जैसे 16,800 की कॉल करीब करीब 200% के ऊपर है। अब इस 17,000 की कॉल भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। एनी हाउ, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। खुश, मेरे को आपसे ये नहीं अब पूछना कि कौन सा शेयर लें, मेरे को ये पूछना है कि कौन सा शेयर बेच दें। हो गया बस, अब हो गया उसका रेजिस्टेंस, अब हो गया उसका पिवट पॉइंट्स के लेवल पूरे। कोई शेयर के अंदर आपको रिट्रेसमेंट, थकावट, फटीक दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल, जैसे हमने शुरुआती मार्केट खुलने के पहले शो में बात की थी, जीएनएफसी एक ऐसा स्टॉक है जो ऑलरेडी रन अप कर चुका है लेकिन मार्केट के साथ नहीं परफॉर्म कर पाया है कल भी। और अगर हम आज भी देखें तो मार्केट्स के साथ ये स्टॉक नहीं चल रहा है। हाँ, हल्का सा ग्रीन टिक है लेकिन एक बार ऑलरेडी नेगेटिव में आ चुका है, कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। तो मेटल्स एक पैक है जहां तो हम सेलिंग प्रेशर देख ही रहे हैं, बट उससे हटके अगर हम एक स्टॉक की बात करें तो जीएनएफसी एक ऐसा स्टॉक है जहां पे हमने 620 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग देखी है और स्टॉक उन लेवल्स के जस्ट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये समझ रहे हैं कि 620 के आसपास इस स्टॉक में रेजिस्टेंस है, थक चुका है और शायद यहां से एक जरा सा करेक्शन बनता है। अगर मार्केट्स में हल्का सा भी करेक्शन आता है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टॉक्स जो फॉल होगा और इसका टारगेट रहेगा 600 का और स्टॉप लॉस 630 का। इन लेवल्स के साथ इस स्टॉक को डेफिनेटली यहां से खुलने के बाद भी सेल किया जा सकता है। इस बीच जो आप नीचे टिकर पे आप ये देख पा रहे हैं कि लीड्स कहाँ पे हैं, उसमें से आप देखेंगे कि 200 का आंकड़ा बीजेपी का पार हो गया। अभी तो 312 सीटों के सिर्फ रुझान आए हैं, 1 पॉइंट और। दूसरा, उत्तराखंड में कह रहे थे कि टफ फाइट है, बीजेपी लीड कर रहा है, कांग्रेस से कहीं ज़्यादा है, यानी कि डबल है, करीब 40 सीटों के साथ आगे बढ़ रहा है। पंजाब में तो क्लियर मैंडेट था कि आपको मिलेगा, वही हो रहा है और वहाँ पर करीब 70 सीटों के आसपास अभी मैंडेट दिख रहा है। ये उत्तराखंड की सीट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कांग्रेस से जस्ट डबल है, 41 सीट है। गोवा के अंदर में बता रहा था कि टफ चुनाव है लेकिन बीजेपी वहाँ भी जीत गया। अगर कुल मिला के अगर देखा जाए, ये जो आपने बताया ना, गोवा का ये परफॉर्मेंस ये प्राइस में नहीं है। बिल्कुल, उत्तराखंड परहैप्स प्राइस में है, उसमें टैली कैसे आती है ये देखना पड़ेगा। हाँ। और बीजेपी जो आपने यूपी का बताया ना, 200 क्रॉस हो गया, प्राइस में था। यस, 220 जब डिसाइसिवली क्रॉस होगा तो मुझे लगता है कि ये फिर पॉजिटिव की तरफ जाता रहेगा और 250 अगर पहुंच गया तो नथिंग लाइक इट। मेरे हिसाब से 220-225 तक की प्राइस में है। ओके, और वैसे भी अगर आप देखें ना, अभी तो 312 सीटों के रुझान है, अभी तो 100 सीटों के रुझान आने और बाकी है। पिक्चर तो अभी बाकी है, तो अभी पिक्चर बाकी है, अभी 100 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। ये धीरे धीरे करके दूर दराज के एरिया पे काउंटिंग होती है ईवीएम, तो वहां से अब जैसे से डीएम क्लियर करेगा वैसे वैसे आंकड़े आपको दिखेंगे ये। बट एनी हाउ, मार्केट इस समय कोई छोड़ना नहीं चाहता किसी भी शॉर्ट कवरिंग को। आज एक ब्लॉक डील लगी है कफोर्ज के अंदर, शेयर 5% नीचे है। मयूरेश, ये ब्लॉक डील के बाद ये शेयर टूटा भी है और 233 रुपये आज गिरावट के साथ है। इसमें अच्छा मयूरेश नहीं होंगे हमारे साथ। चिराग, एक बार आप देखेंगे कोई टेक्निकल ब्रेक डाउन तो नहीं हुआ है इसमें? चिराग को आपने कफोर्ज की बात बोल रहा हूँ। 4,324 रुपये का भाव है, 231 रुपये नीचे है, 5%। कोफोर्ज को इमीडिएट सपोर्ट इंट्राडे में 4,280 पे है। अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है जो उसने स्विंग लो बनाया था उसका 4140 का फ्राइडे को, वो भी ब्रेक कर सकता है। 4280 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लग रहा है, बट स्टॉक में मुझे लग रहा है कि वीकनेस कंटिन्यूड रहेगी। 6000 के टॉप से क्लियर 5 वे इम्पल्स डाउन लग रहा है। तो अगर आप
मीडियम टर्म का व्यू पूछे मुझे तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ओवरऑल करेक्ट करते हुए 3500 के लेवल तक जाएगा। चिराग और कुश, आप तीनों से मैं एक एक एरिया के बारे में क्विक कमेंट लूंगा और वो है 3 पीक ऑफ पेसिमिज्म वाले एरियाज जहां पे बेहद पिटाई हुई है। पहली बात करते हैं चिराग से कंज्यूमर स्टॉक्स में। आईटी से छोड़ दीजिए, वो तो खैर अपने आप में लीग में है, लेकिन एचयूएल की बात करते हैं। बिकॉज एक तरफ तो एग्री इन्फ्लेशन, वीट के दाम बढ़ रहे हैं, चीनी में कल 42 रुपीज़ केजी खरीद के लाया, और दूसरी तरफ पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ रही है, तो पीक ऑफ पेसिमिज्म था। और दूसरा ऑयल रिफाइनर्स, पीक ऑफ पेसिमिज्म था, और सीमेंट जहां तो प्राइस कट भी आ गए और डाउनग्रेड्स आ गए। तो मैं पहले लूंगा चिराग के साथ कंज्यूमर स्टॉक्स, एचयूएल, ब्रिटानिया वगैरह। चिराग, आपको लगता है यहाँ एक बॉटम बन चुका है? शॉर्ट टर्म बॉटम इन प्लेस हो सकता है, एक डेकेड बाउंस आ सकता है एकदम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल से एचयूएल के। आज की जो अगर कैंडल देखे तो एक एकदम अच्छी बुलिश कैंडल दिख रही है। मुझे लगता है कि ये अराउंड 2400 के लेवल तक बाउंस देगा, जहां पे इसकी 200 EMA है। ओवरऑल बाय ऑन डिप करना चाहिए। अगर आज का गैप फिल होता है 2030 के आसपास एंटर करने का, स्टॉप लॉस नीचे का स्विंग लो पे जो 1980 का उससे नीचे रख सकते हैं, और स्लो एंड स्टेडी अप मूव मिलेगी इसमें। ये हाई बीटा स्टॉक नहीं है, तो जो भी लॉन्ग करते हैं उनको अच्छी पेशेंस होनी चाहिए। ओवरऑल नेक्स्ट अराउंड 1 मंथ में 2400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स ब्रिटानिया तो 3200 का है समय, लेकिन 20-25% नीचे आ चुके हैं। अनदर पीक ऑफ पेसिमिज्म, गौरव, ऑयल रिफाइनिंग स्टॉक्स। एक टाइम पे इनकी अंडर रिकवरी 12 से 15 रुपए हो गई थी, और क्वेश्चन आ रहा था क्या बढ़ पाएगा इलेक्शन के आसपास प्राइसेस। पीक ऑफ पेसिमिज्म सेक्टर है, HVP IOC। आपको कैसे लगता, किसी कहीं में ट्रेड दिखता है इसमें, गौरव? यहाँ पे अगर मैं डेली चार्ट से अगर देख पा रहा हूँ तो मुझे HPCL जो है वो तीनों में बेहतर लग रहा है। यहाँ पे अगर आप उसके डेली चार्ट से अगर देखेंगे तो एक, मैं ये नहीं कहूँगा प्रॉपर डबल बॉटम बना है, क्योंकि दोनों में टाइम फ्रेम कम था, बट यहाँ पे एक अच्छा एक बेस फॉर्मेशन 260-65 के आसपास में बना है। और यहाँ पे अगर आज ये 288 अगर होल्ड कर लेता है तो ये फिर से एक बार 310-315 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। मे बी 320 पे अटेम्प्ट करे। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो मेरे सबसे जो बेहतर स्ट्रक्चर है वो HPCL का है। पीक ऑफ पेसिमिज्म, लास्ट क्वेश्चन खुश से, वो है सीमेंट या फिर पेंट कंपनीज। इसमें कहाँ पे बेटर आपको ट्रेड लगता है रिबाउंड, क्योंकि क्रूड नीचे आया? खुश, देखिए सारा जो पेसिमिज्म था वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है प्राइसेस में फैक्टर इन हो चुका है। और इसमें अगर मैं एक टॉप पिक लूं तो वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। हमने इसमें बहुत ही शार्प बाउंस देखा है फ्रॉम अराउंड 5600 लेवल्स। 6100 के पास, 6150 के पास हम ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम है और अब जो न्यूज फ्लो आ रही है, कहीं ना कहीं ये स्टॉक और बाइंग इंटरेस्ट देखेगा। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि अगर ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में 6500 के लेवल्स भी दिखा दे। अगर कोई ट्रेडर लेना चाहे तो 6500 के टारगेट से डेफिनेटली ले सकते हैं विद अ स्टॉप ऑफ 6000। आप इस बीच जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे, HPCL, BPCL, ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स इन अ वेक ऑफ, और ये एक्सक्लूसिव खबर भी हम जो शेयर कर रहे हैं आपको, ज़ाहिर तौर पर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस अब ये एंटिसिपेटेड किया जा रहा है कि ये बढ़ेंगे, और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आज ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स भी अच्छे खासे सर्च पर आपको दिखाई दे रहे हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स भी आपको अच्छे खासे सर्च पर दिखाई दे रहे हैं। नवीन फ्लोरेन हो, टाटा केमिकल हो, दीपक नाइट्रेट हो, इनमें आपको अच्छे लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, इनफैक्ट आपको लॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कई सारे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। एक वेरी क्विक क्वेश्चन, चिराग, यहाँ पर कोई ट्रेड आप आइडेंटिफाई कर रहे हो? खुश, आप बताएं। Sorry, can you repeat the question? स्पेशलिटी केमिकल्स, यहाँ लॉन्ग के मौके अगर आपको कहीं दिख रहे हो, टाटा केमिकल भी है, स्पेशल दीपक नाइट्रेट, इन सब स्टॉक्स में अगर आपका कहीं इंटरेस्ट दिख रहा हो आपको? जी हाँ, टाटा केमिकल्स का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। वीव सीन एक क्रॉसओवर भी हमने देखा है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से, तो आई वुडंट रूल आउट फर्दर अपसाइड इन दिस। 950 तक ये स्टॉक जाने का डेफिनेटली दमकम रखता है, बट SRF हमारी टॉप पिक रही है एंड आई वुड रादर कंटिन्यू विथ दैट। बिल्कुल, तो ये व्यू निकल कर आएगा। एक अच्छा बेस दिख रहा है, चार्ट पर अच्छा दिख रहा है टाटा केमिकल्स खुश को। अब एक बार ये भी समझ लेते हैं कि ICICI सिक्योरिटी के विनोद कार्की बाजार पर किस तरह का व्यू बना रहा है। अब एक इतने बड़े सेल ऑफ के बाद क्या हम फंडामेंटल्स गिरावट के बावजूद भी उन्हें लगता है कि फंडामेंटल्स पर ज्यादा असर नहीं हुआ, और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिखाई दे रही है उन्हें? एक बार सुन लेते हैं उनको।
तो जब भी आप ये देखेंगे कि नॉर्मलाइज हो रही सिचुएशन, यही स्पेस भी होगा जो बहुत जोर से ऊपर आएगा। तो आउट परफॉर्मेंस वहीं से निकलेगी जो जहां पर ड्रॉडाउन मैसिव हुआ है, लेकिन फंडामेंटल इम्पैक्ट कुछ ज्यादा नहीं है, राइट। सो अगर आप किस तरह से मार्केट प्ले कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये मार्केट प्ले कर रहे हैं कि ये शॉर्ट लिव्ड है क्राइसिस और ये नॉर्मलाइज होगा, तो मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस निकलेगी वो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में, जहां पर हमने ड्रॉडाउन मैसिव देखा है, लेकिन अभी तक हमको क्लियर नहीं है कि इसका एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन या जो डिमांड है उस पर कितना होगा। तो वहां पर मुझे लगता है कि बाउंस बैक सबसे ज्यादा होगा। और अदर सेक्टर्स हमने पहले से ही हम देख रहे थे ये क्राइसिस से पहले की जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है, आफ्टर एक 10 साल मतलब ऑलमोस्ट एक डेकेड के बाद हमको साइंस दिख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट साइकिल इंडियन इकोनॉमी में पिकअप होना शुरू हुआ है। तो उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, इंडस्ट्रियल्स हो गए, यूटिलिटीज हो गए, टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो उनमें वैसे ही ट्रेंड अच्छा चल रहा है। और फाइनेंशियल्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमको दिख रहा है कि क्रेडिट साइकिल पिक होना शुरू हुआ। जब ये क्राइसिस चल रहा है उस दौरान भी आप जो लेटेस्ट नंबर्स देखें क्रेडिट का, तो वो पिकअप हो रहा है। तो हमको लगता है कि और एनपीए साइकिल पीछे है, तो ये जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स, ये हमको लगता है कि जैसे जैसे नॉर्मलाइज होगा सिचुएशन, ये सबसे ज्यादा रिटर्न आपको दे सकते हैं मार्केट में। जो जिसको कहते हैं अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो प्ले आउट हो रहा है। तो जब ये होता है तो इसमें जो हाई बीटा सिक्लिकल्स जिसको कहते हैं उनको ज्यादा इम्पैक्ट होता है कंपेयर टू डिफेंसिव्स। बट अभी आप ये सिचुएशन देखिए कि सिक्लिकल्स में ये स्प्लिट हो गया है, बिकॉज जिस तरह का ये ग्लोबल मैक्रो सिचुएशन बना है, इसमें कमोडिटीज को फायदा हो रहा है। टिपिकली जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या इस तरह कोई ग्लोबल क्राइसिस होता है तो कमोडिटी स्टॉक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। बट आपने देखा होगा कि कमोडिटी स्टॉक्स एक्चुअली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो सिक्लिकल्स में आप अगर देखें जो टिपिकली जिनको ज्यादा इम्पैक्ट होता है ऐसे सिनेरियो में, वो स्प्लिट हो गया है बिटवीन जो ग्लोबल कमोडिटीज कंपनीज बोलते हैं जिनको, वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और जो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स है वो उनको ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है एज ऑफ नाउ फ्रॉम अ स्टॉक पर्सपेक्टिव। अगर आप लेकिन डोमेस्टिक डिमांड के हिसाब से देखें तो अभी तक ऐसा कोई अंदेशा नहीं है कि ये जो क्राइसिस चल रहा है रशिया यूक्रेन का, इसका डोमेस्टिक डिमांड से कितना फर्क पड़ेगा। थोड़ी देर में हम आपके सामने पूरा जो रुझान आ रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा भी रखेंगे। खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गोवा के चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उत्तराखंड के इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन तीनों में बीजेपी अच्छे लीड के लेके चल रही है अपने अपोजिशन वाली पार्टी से। खैर एक और चीज़ बड़ी नोटिस आपको इंपॉर्टेंट करवानी है। अभी आप नीचे एक फ्लैश देख पा रहे हैं, ब्रेंट क्रूड में फिर से 3.5% का उछाल है। आज ना आप निफ्टी का ओपन का लेवल देखिए 16,757। आज का हाई क्या है, वही ओपन का लेवल 16,757। तो आज मार्केट ने जो ओपन किया ना उसके बाद से ऊपर नहीं गया है। अब बाजार के अंदर नई शॉर्ट कवरिंग या नया पोजीशंस तब बनेंगी जब मार्केट आज का ओपन ब्रेक करेगा। ये अगर आज नहीं करता है तो आप आज के ऑप्शनल ट्रेडर जो 10 तारीख वाली कॉल में काम कर रहे हैं, कृपा करके अपने अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिए कि क्या हम अब करें, क्या प्रॉफिट बुक कर लें या अभी भी टिके रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरव विस्सा इस बीच हमारे साथ हैं क्योंकि वो F&O अच्छे से देखते हैं। गौरव, क्या ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज के ऑप्शनल ट्रेड जिनकी 10 तारीख की एक्सपायरी है, अगर उनको गेन आ रहे हैं, टिपिकली शॉर्ट पुट शॉर्टिंग वालों को और कॉल बाइंग वालों को, वो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें क्या, स्ट्राइक कोई भी हो 16,800 तक की? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही है, बहुत अच्छी बात की। जैसे दो चीजें, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि जो ओपनिंग लेवल्स थे, राइट, हम कहते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ORB, वो अभी तक हुआ नहीं है। उसके बाद में मैं ये नहीं कहता हमने बहुत गिरावट देखने मिली है, लेकिन आप ये देखिए हम 2-3 दिन में हम 1000 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं निफ्टी में, और यहाँ पे जो प्रीवियस हर्डल से वहां पे अटक रहे हैं। और दूसरा, अगर आप देखिए आज का रेंज नहीं तोड़ पा रहा है, ओपनिंग लेवल्स को नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तो यहाँ पे अगर मुनाफा है तो बिल्कुल एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपके जो फैक्टर्स हैं वो कम नहीं होने वाले हैं, वो यहाँ पे फिलहाल बने रहने वाले हैं। अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट की भी ड्यूरिंग द डे की बात की जाए तो भी अभी जो गिनती चालू है, तो मैं समझता हूँ जिसके पैसा बन रहा है पुट्स जिसने शॉर्ट साइड में किए हैं, उनको एक बार के लिए कवर करना चालू कर देना चाहिए।
इस बीच HPCL के अंदर आज 5.5% तक की तेजी है। मदरसन सुमी, DLF, ये टिपिकली वो सारे शेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ, खासकर मदरसन सुमी और DLF जो कि पुल बैक के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे और हुए भी हैं। गौरव, आपसे ही सवाल होगा, एक बार जरा मदरसन सुमी के चार्ट चेक कर लेंगे और डेरिवेटिव डाटा। हमको ऐसा लग रहा है कि पिछले 15 मिनट के अंदर इसमें करीब 1.25% का शेडिंग हुई है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये थोड़ा फटीक थक गया आज के मूवमेंट से। क्या एक बार इससे बाहर आ जाएं क्या मदरसन सुमी में? वापस देखेंगे पोजीशंस बनानी होगी दिन में तो। बिल्कुल, यहाँ पे जो इसके क्रिटिकल लेवल्स हैं वो 130 के हैं, तो अगर आपको कोई फॉल अगर 130 के आसपास में आ रही है तो ही आप बाय कीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओपनिंग के बाद में तो यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल्स बन रहे हैं। मैं इंट्राडे कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। तो जो गैप अप हमको देखने मिला था, अच्छा खासा गैप था, उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा। ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर ही देखने मिल रहा है, तो वो सस्टेन नहीं हो रहा है। तो ये एक ये संकेत है, ये अर्ली सिग्नल के यहाँ पे एक बार अगर अपने पोजिशन बने हैं तो एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। 130 पे इसके जो ब्रेकआउट लेवल्स थे वहाँ पे अगर आता है इंट्राडे चार्ट्स के हिसाब से तो तब आप बाय करने की सोच सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल एक बार अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार मार्केट्स पर भी एक चेक ले लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि उन्हीं लेवल्स के आसपास जहां पर आप गैप अप हुए उससे कुछ पॉइंट्स करेक्ट जरूर हुए, लेकिन आप आसपास ही हैं। और सबसे ज़्यादा तेज़ जो काउंटर्स है और अब जो पिछले 15 मिनट में, आधे घंटे में जो आपको तेज़ी रिकवरी हुई है वो आपको सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी दिखने को मिली है। आपको कई सारे स्टॉक्स मेटल पैक से भी यहाँ रिकवर होते हुए दिखाई दिए हैं। मेटल पैक हालांकि थोड़ा सा कूल ऑफ, कमोडिटी कूल ऑफ, लेकिन अगर ब्रेंट क्रूड फिर से यहाँ थोड़ा सा बढ़ता है, जैसे कि अभी हम फ्लैश भी देख पा रहे हैं, तो फिर से एक आपको वही रिस्क ऑफ का ट्रेड दिखाई दे सकता है। गौरव, ऐसे में मेटल्स पर आपकी क्या व्यू बन रही है? देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा इंतजार करना चाहूंगा। काफी अच्छे इनमें मोमेंटम थे, तो ओवरऑल अगर लॉन्गर टर्म से देखा जाए तो यहाँ पे काफी अच्छा है। जैसे हम अगर इंडाल्को की बात की जाए, कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट था, उसके करीब ब्रेकआउट जो थे वो 550 के करीब पे थे, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन फिर सपोर्ट जो 550 का होता है। वैसे ही अगर आप जिंदल स्टील एंड पावर का देख लीजिए या चाहे आप नेशनल एल्यूमिनियम वगैरह का देख लीजिए, वेदांता का देख लीजिए, यहाँ पे ब्रेकआउट्स थे, लेकिन यहाँ पे एक कंफर्मेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने 2 दिन से इसमें गिरावट देखने मिली है। आज थोड़ी इसमें हमें पॉजिटिव देखने मिली है, लेकिन अगर व्हाट इफ के अगर निफ्टी में थोड़ा करेक्शन आ रहा है या निफ्टी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ रहा है, तो क्या ये सस्टेन कर पाएंगे, वो एक जो है महत्वपूर्ण लेवल बन जाता है। तो यहाँ पे आउट परफॉर्मिंग नहीं है सो फार, तो यहाँ पे मैं वेट एंड वॉच रखूंगा। राइट अवे बाय की सलाह यहाँ पे मैं नहीं दूंगा। ऑलराइट, ठीक है, कुछ और काउंटर्स भी देख लेते हैं जहां पर हमें एक अच्छे लॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप फाइनेंस काउंटर्स लाइक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो, M&M फाइनेंस तो कल से ही चल रहा था, लेकिन यहाँ पर अब इन स्टॉक्स में भी आपको अच्छी मूव दिखाई दे रही है। फाइनेंस काउंटर्स, बैंक्स काफ़ी ज़्यादा मूव दिखा चुके हैं कुछ। अब RBL बैंक को आप देखिए 3.5%। इस वक्त आपको लगता है नई पोजिशन बनानी चाहिए या फिर अभी थोड़ा सा और बाजार को कूल ऑफ होने की समय देना चाहिए? देखिए, अगर ओवरऑल बैंकिंग की बात की जाए तो ये जो हम बाउंस देख रहे हैं, ये कहीं ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस ही है। अभी उस कन्विक्शन के साथ फाइनेंस स्टॉक्स में या ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में बाइंग नहीं आई है। एंड जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, लार्जली द रीजन इज FII सेलिंग। RBL बैंक, मैं कहूंगा कि अभी देखिए जिस तरह से इसका बाउंस हमने देखा है, एक लोअर हाइज बनाते जा रहा है और अपने मीडियम टर्म एवरेजेस के पास वापस ऊपर आया है। अगर उसे पॉजिटिवली क्रॉस करता है जो 140 के ऊपर है, तब हम कह सकते हैं कि शायद एक शॉर्ट टर्म मोमेंटरी ट्रेंड चेंज हुआ है। बट एज ऑफ नाउ बड़ा कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। आई वुड रादर वेट और मे बी इवन एट स्लाइटली हायर लेवल कंसिडर शॉर्टिंग। तो RBL बैंक इन पर्टिकुलर ऐसा कन्विंसिंग ट्रेड नहीं लग रहा है फ्रॉम दीज लेवल ऑनवर्ड्स। ठीक है, खैर आज जो मार्केट के अंदर बढ़त है 2 वजह से है। एक तो यूक्रेन और रूस को लेकर जो थोड़ा तनाव कम हुआ, और दूसरा आज 5 राज्यों में जो वोटिंग हो रही है, गिनती हो रही है, उसकी वोटों की जो गिनती हो रही है उसके रुझान आपकी स्क्रीन पर हैं। हम सोच रहे थे कि 11 बजे तक रुझान क्लियर होगा कि किसकी जगह कौन सी सरकार बन रही है। तमन्ना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप अच्छे से एनालिसिस करके हमको बताइएगा। ये बताइएगा, तो 10 बजे की वेट भी नहीं करनी पड़ी, उससे पहले ही पता लग गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड के अंदर भी हो सकती है, गोवा के अंदर भी नंबर जो कांटे के बताए जा रहे थे वो भी बीजेपी के फेवर में चले गए, और पंजाब में जो क्लियर मैंडेट था कि आपकी ही सरकार आएगी। तो जल्दी हो गया काम, एक तरफा वोटिंग हुई है इसका मतलब।
आमतौर पर जो एग्जिट पोल्स आते हैं उनकी बहुत निंदा होती है, उन पर कोई भरोसा नहीं करते हैं। तो इस बार कम से कम वो कह सकते हैं कि 5 में से 2 तो उनकी बिल्कुल सही आए। हाँ, ये निंदा हो सकती है कि जिन राज्यों में वो कांटे की टक्कर बता रहे थे वहाँ बिल्कुल कांटे की टक्कर नहीं है। सबसे पहले तो ये हम बता दें अपने दर्शकों को कि ये रुझान है, ये चुनाव राउंड्स में काउंटिंग होती है, तो चुनाव के पूरे नतीजे अभी तक डिक्लेयर होने वाले हैं। ये रुझान है, लेकिन ये रुझान इतने साफ है कि बहुत ही कम चांसेस है कि इसके विपरीत कोई रिजल्ट आए। तो वो बात बताते हुए हम आपको दिखा दें कि क्या हो रहा है। तो अगर हम 5 राज्यों की बात करें, बीजेपी का नंबर 4 में से 5 आ रहा है, वो उनका स्कोर है, और बड़े ही जोर शोर से उत्तर प्रदेश को सबसे पहले ले लेते हैं। ये बताया जा रहा था कि बीजेपी जीत तो जाएगी, लेकिन मार्जिन शायद थोड़ा कम पड़ेगा इस बार। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, बीजेपी जीत रही है, जोर शोर से जीत रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। और जो पहले के रुझान है उसके मुताबिक शायद वो अच्छे खासे बढ़त पर निकल कर आ जाए। लेकिन जब हेडलाइन लिखी जाएगी, सबसे पहली हेडलाइन लिखी जाएगी, वो शायद पंजाब में से निकल कर आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ना ही जीती है लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जीती है, यानी बाकियों का सुपड़ा साफ। आप ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जहां पर या तो अकाली जीतते थे या तो कांग्रेस जीते थे, और यही चला आ रहा है करीबन 50 सालों से। उसमें एक नई पार्टी आती है जो अब तक सिर्फ दिल्ली में है, और इस तरह से उन्होंने वोटर्स का इमेजिनेशन कैप्चर किया है कि वो बहुत ही बड़े मार्जिन पर चल रही है। करीब 80 सीट उनको मिलने जा रहे हैं लीड्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी को इस वक्त पंजाब में। अब गोवा उत्तराखंड में बात की जा रही है, देखिए आम आदमी पार्टी का 85 सीट का लीड है इस वक्त, यानी और कोई है ही नहीं मैदान में। जो उन्होंने पहली बार दिल्ली में किया था वही यहाँ पर वो दोहरा रहे हैं। अब उत्तराखंड में माना जा रहा था कि बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी, उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए थे, लेकिन वहाँ पर भी वो आगे दिखा रही है। गोवा में बीजेपी हाफवे मार्क क्रॉस कर चुकी है 21 सीटों के साथ। तो वो जो सारे कांग्रेस के एमएलए रिजॉर्ट्स में बैठे हुए थे, उनको एक तरह से मुफ्त की छुट्टी मिल गई, क्योंकि उनको रिजॉर्ट से अब निकलने का समय आ गया है, शायद उनको कोई पुश करेगा। मणिपुर में भी जो बीजेपी की अलायंस है वो आगे चल रही है। तो अगर ये वोट को इस नज़रिए से देखा जाए कि क्या एक इनकम्बेंट जो स्थायी सरकार है केंद्र सरकार में भी उसके लिए वोट आगे चल रहा है, तो जी हाँ, ये एक प्रो इनकम्बेंसी वोट है। वोटर बदलाव चाहता था तो ज़्यादातर पंजाब में चाहता था, और नेशनल पॉलिटिक्स में एक मैसेज जो निकल कर आ रहा है कि बीजेपी अब भी पार्टी नंबर 1 है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऑपोजिशन स्पेस में एक नया खिलाड़ी आ गया है। कांग्रेस की जगह अब शायद आम आदमी पार्टी लेते जाएगी आगे चलकर। तो अब तक के रुझानों के मुताबिक ये तस्वीर निकल कर आ रही है। एक और चीज तमन्ना जो इम्पोर्टेंट है, ये तो खैर बहुत बड़ा सरप्राइज रहेगा ये जिस तरह से आप निकल कर आ रही है और आपकी सीटें निकल कर आ रही है पंजाब से। यूपी में आप कहीं पर भी एक जमीन कांग्रेस की अब नहीं दिखती है। आप क्लियरली सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि बीजेपी कितने सीटों से जीती है और कांग्रेस कितनी सीटों से हारी है, यानी कितनी जमीन और खिसकती जा रही है कांग्रेस के हाथ से। लेकिन अगर जो गढ़ कहे जाते हैं, संसदीय क्षेत्र कहे जाते हैं, अमेठी हुए, रायबरेली हुए, वहां के अगर आप रुझान हमसे शेयर कर पाए, वहां किस तरह की स्थिति निकल कर आ रही है? हाँ, तो आप लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं जो गढ़ हैं, और वो पिछले लोकसभा चुनाव में ही कांग्रेस पीछे आ गई थी, काफ़ी पीछे आ गई थी। लेकिन आप यूपी में कांग्रेस की जो सारे कोशिशें थी वो एक तरह से आगे के लिए अपनी बेस बनाने के लिए थी। और आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रियंका गांधी ने जितनी वहाँ पर कोशिश की वो अब तक तो रंग नहीं लाई है। टक्कर हमेशा मानी जा रही थी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और ये देखना था कि क्या अखिलेश अपने आप इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ पाएगा। लेकिन वहाँ पर देखिए पिक्चर थी ऑल वर्सेस वन। एक तरफ बीजेपी, नॉन बीजेपी वोट, एंटी बीजेपी वोट के लिए समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और तमाम पार्टियाँ, छोटी छोटी पार्टियाँ भी लड़ रही थी। तो उस पूरी रेस में एक कंसोलिडेशन हुई है।
सारे वोट जो बीजेपी के लिए वो एक साथ आ गए हैं और जो ऑपोजिशन वोट है वो काफ़ी स्प्लिट हो गई है और इसमें सबसे पीछे कांग्रेस रही है। आपने कांग्रेस की बात की प्रियंका, बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इस देश में ऑपोजिशन पार्टी कौन है। 2024 का ये सेमीफाइनल हम बता रहे हैं, कौन है यहाँ पर आज ऑपोजिशन पार्टी। अगर कांग्रेस सबसे बड़ी नेशनल ऑपोजिशन पार्टी मानी जा रही थी, इन चुनावों के बाद वो बड़ा सवालिया निशान लगेगा कि बीजेपी को टक्कर देने वाली कौन सी पार्टी खड़ी रहती है। उस लिस्ट में कांग्रेस शायद और नीचे खिसक जाए। बिल्कुल, कांग्रेस और नीचे खिसक जाएगी और साथ ही साथ ये भी पता लग रहा है कि जो रीजनल पार्टी हैं या फिर एक राज्य को लेकर जो पार्टियां हैं उनका भी दबदबा इसमें और बड़ा है। खैर, आपके बारे में तो भगवंत मान अब मुख्यमंत्री होंगे ही और उनका एक गाना बड़ा फेमस चला इस बार चुनाव में, तेरे यार नु दब्बड़ नु फिरदे सी पर दबदा किथे है। तो ये हो सकता है कि पंजाब में आपको ये हेडलाइंस बनती हुई दिखे कि यार आपका दबदा नहीं है और आप सीएम बन रहा है। 2014 के अंदर इकलौते कैंडिडेट जो आपकी तरफ से एक एमपी थे, इकलौते एमपी जो लोकसभा से जीत के आए, आज वो मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं।